एपिसोड 411। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुआ अगर आप इसे वास्तविक दुनिया में उपयोग नहीं कर सकते? आप इसे यहाँ उपयोग कर सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप जितना हो सके उतना मजबूत बने ताकि परीक्षण को तेजी से पूरा कर सके? निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, जून ने कहा जब उसने दक्ष को निराश देखा। एक गहरी सांस लेने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाया। ये सही है, आगे जो होने वाला है उसके लिए मुझे ताकत की जरूरत है। वर्मियन मजबूत होने जा रहा है और मुझे पूरे ड्रैगन स्क्वाड का भी सामना करना होगा। मैं एक तरह से 2 राज्यों का सामना करूंगा। मुझे ताकत की जरूरत है। उसने बुदबुदा आया और आशावादी रूप से सोचना शुरू कर दिया। यह अच्छी बात है कि तुम्हें इसके बारे में पता था। यह एक अविश्वसनीय साधना संसाधन है। मैं इसे देखने के बाद कभी नहीं पहचान पाता। क्या तुम्हें कोई और चीज पता है जो मददगार हो सकती है? उसने जुन से पूछा। मैं और कुछ नहीं पहचानता, लेकिन वे सभी महत्वपूर्ण मूल्य की चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इन चीजों की आवश्यकता है। परीक्षण को समाप्त करने के लिए आपको राजा बनना होगा, और एक बार जब आप राजा बन जाते हैं तो क्या आपको वास्तव में खजाने की कमी होगी? इस दुनिया में एकमात्र चीज जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है वह है लरब, लेकिन इसका स्थान अभी भी अज्ञात है। शायद हम इसे अगले सेकंड में पा लेंगे या हम इसे कभी नहीं पा सकेंगे। जो भी हो, यह चीज वास्तव में दिलचस्प है। जुन ने दक्ष को जवाब दिया, सच है, हथियार और बाकी सब बेकार है। जहां तक रक्षा की बात है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ भी सेंट ग्रेट फीनिक्स ब्लड रोग की तुलना कर सकता है। हालांकि मुझे अभी भी अपनी युद्ध भावना को जगाने के लिए कुछ चाहिए। यहाँ एक खजाना उपयोगी हो सकता है। दक्ष ने आंख भरते हुए कहा, मुझे मदद चाहिए। मैं देखूंगा कि इस जगह पर कोई जीवित है या नहीं। दक्ष ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। वह नीलामी हॉल में ये देखने गया कि क्या कोई ऊपरी मंजिलों पर रह गया है और उसे लोग मिल गए। वास्तव में उसे बहुत सारे लोग मिले। हालांकि यहाँ कोई गार्ड नहीं है। जाहिर है सभी गार्डों को उसने मार डाला था। जहाँ तक लोगों की बात है वे यहाँ छिपे हुए थे। तुम में से कौन यहाँ के खजानों के बारे में सबसे अधिक जानता है? जवाब दो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। दक्ष ने लोगों को डराने के प्रयास में गरजते हुए कहा। सभी लोग एक स्वर में पीछे बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने लगे। उस आदमी को गर्दन से पकड़कर दक्ष उसे खजाने के हॉल में ले आया। मुझे यहाँ के हर व्यक्ति के बारे में बताओ और यह क्या कर सकता है? दक्ष ने सख्त लहजे में आदेश दिया और उस आदमी को खजाने के सामने जमीन पर पटक दिया। हाँ, वह आदमी धीरे से खड़ा हुआ और भयभीत नजर से दक्ष की बात पर सहमति जताई। ये गोलियत रिंग है। अगर आप कल्टेटर है तो यह आपके सामने आधी क्यूई की कीमत पर एक अवरोध बना सकता है। अगर आप कल्टेटर नहीं है तो आपको इसे सक्रिय करने के लिए क्यूई क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। आदमी ने पहली वस्तु उठाई जो एक अनुभूति थी। उसने अनुभूति के बारे में बात करना शुरू किया और बताया कि यहाँ एक व्यक्ति क्यूई क्रिस्टल कहाँ पा सकता है जिससे अनुभूति को शक्ति मिल सके। सरल बचाव के लिए बहुत अधिक क्यूई खपत। इसके अलावा यह एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु है। ये बेकार है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। बूढ़ा आदमी दूसरी वस्तु की ओर बढ़ा जो तलवार थी। हथियारों को छोड़ो, मुझे उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। वास्तव में सभी कलाकृतियों को छोड़ दो, मुझे अन्य चीजों के बारे में बताओ। दक्ष ने कहा। इससे पहले कि सफेद बालों वाला आदमी अनुभूति के बारे में बात करना शुरू करता, आदमी ने अन्य कलाकृतियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने सभी कलाकृतियों के बारे में बात करना समाप्त कर दिया। दुर्भाग्य से उनके बारे में सुनने के बाद दक्ष ने पाया कि सभी खजाने बे हैं। उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी मदद कर सके। अपने कल्टीवेटर को बेहतर बनाने के लिए एक क्यूइनमेंट फल के अलावा कुछ भी नहीं था जो उसे शुरुआत में जुन की मदद से मिला था। उनकी युद्ध भावना को जागृत करने में मदद करने के लिए भी कुछ नहीं था। चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। दक्ष इमारत से बाहर निकल गया। सफेद बालों वाला आदमी ये देखकर दंग रह गया कि दक्ष इस जगह से कोई भी खजाना लिए बिना ही चला गया। उसकी नजर में सभी खजाने कीमती थे, लेकिन दक्ष ने एक भी नहीं लिया। उसे समझ में नहीं आया कि अगर उसे सबसे कीमती खजाना नहीं चाहिए था तो वह नीलामी घर में घुसा ही क्यों? उसे एहसास ही नहीं हुआ कि दक्ष ने बूढ़े आदमी को नीचे लाने से पहले ही एक खजाना ले लिया था। सड़ा हुआ सेब नीलामी घर से निकलने से पहले ही दक्ष की जेब में था। जब वह बाहर निकला तो उसने पाया कि सड़क के दोनों ओर रास्ता बंद था। सड़क के दोनों ओर सैनिक खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये दल खास तौर पर दक्ष को मारने के लिए बनाया गया था। लगता है कि चारा अपना काम कर गया। जून, क्या तुम शर्त लगाना चाहोगे कि मैं जाने से पहले कितनों को मार सकता हूँ? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ जून से पूछा। शर्त किस बात की है? जून ने दक्ष से पूछा। यदि आप जीतते हैं तो हमारी पिछली शर्त रद्द हो जाएगी, और यदि मैं जीतता हूं तो आपको मुझे एक चीज देनी होगी। मैं भविष्य में कुछ भी पूछ सकता हूं और आप मना नहीं कर सकते। दक्ष ने सुझाव दिया। एक चीज जो मुझे देनी है वह कोई यौन संबंधी चीज नहीं है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि अगर तुम ये वादा करोगी तभी ऐसा करूंगी। जून ने दक्ष से सख्त लहजे में कहा, जैसे उसे पता हो कि अगर मौका मिला तो दक्ष क्या मांग है। जरूर, मैं ये वादा कर सकता हूँ, दक्ष ने जवाब दिया, जैसे उसके मन में कोई अनिच्छा ही नहीं थी। ठीक है, मैं
शर्त लगाती हूँ कि तुम उन सभी को मार डालोगे और तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा। जुन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। वह जानती थी कि दक्ष कितना ताकतवर था। हालांकि यहाँ बहुत से योद्धा थे, लेकिन अपने नियमों की मदद से उसे विश्वास था कि वह उन सभी को मार सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है। हालांकि यह मुश्किल लगता है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपने हाथ उठाए और उन्हें अपनी पीठ की ओर ले गया। उसने दोनों तलवारें निकाली, ज्वलंत बर्फ की तलवार और समय की तलवार। दो काले वस्त्र व्यक्तियों के नेतृत्व में 100 योद्धाओं की सेना की ओर कदम बढ़ाते हुए उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन दोनों को इस शहर का नेता होना चाहिए। मैंने सुना है कि शहर में 2 सिटी मास्टर हैं। चलो देखते हैं कि क्या सिटी मास्टर यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनके रास्ते में क्या आने वाला है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और वह सड़क के बाएं ओर दौड़ने लगा। दुश्मन को मार डालो। काले वस्त्र पहने आदमी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जाकर दक्ष को मार डाले, जो अभी भी उसकी ओर दौड़ रहा था। दक्ष को भागते हुए देखकर उसने अंदाजा लगा लिया था कि उसके पास आने में उसे कितना समय लगेगा। उसे नहीं पता था कि भागना सिर्फ टेलीप रेंज में पहुंचने के लिए था। 50 से ज्यादा सैनिक दक्ष की ओर भागने लगे। सिर्फ काले कपड़े पहने आदमी को पीछे छोड़ दिया। 50 से ज्यादा सैनिक सड़क के दूसरी तरफ से आए और दक्ष का पीछा करने लगे। दक्ष दोनों तरफ से आ रहे 100 सैनिकों के बीच फंसने वाला था, लेकिन आखिरी क्षण में जब वह गायब हुआ तो उसकी आंखें तारों से काली हो गई। वह आखिरकार 200 मीटर की टेलीप रेंज में आ गया। एक कमांडर को नेतृत्व करना चाहिए, न कि पीछे छिपना चाहिए। काले कपड़े पहने आदमी की गर्दन में एक आवाज आई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता एक जंग लगी। काली तलवार उसकी छाती में घुस गई। पहला तो चला गया, दूसरा तो ढूंढो इससे पहले कि मैं सबको मार डालूं। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए सेना की ओर कदम बढ़ाया, जिसे अंततः पता चल गया था कि दक्ष कहां गायब हो गए हैं। दूसरे काले लबादे वाले आदमी ने दक्ष को टेलीप होते देखा था और अब वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसने आसमान में अपना हाथ उठाया, तभी उसके पीछे एक परछाई आकार लेने लगी। काले कपड़े पहने आदमी के पीछे एक छाया ने आकार लेना शुरू कर दिया। जैसे ही छाया ने आकार लेना समाप्त किया, वातावरण अचानक बहुत ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह छाया किसी बर्फीले दानव की है। इसकी त्वचा बर्फीले नीले रंग की थी और आंखें काली थी। आदमी के पीछे दिखाई देने वाली बर्फीले दानव की छाया उसके आकार से 24 गुना बड़ी लग रही थी। दक्ष उस आदमी से काफी दूर खड़ा था, फिर भी वह काले कपड़े पहने आदमी के पीछे दिखाई देने वाली बर्फीली विशालकाय छाया को देख पा रहा था। वह आसपास की ठंडी हवा को भी महसूस कर पा रहा था। काले वस्त्र भारी व्यक्ति को मारने की तत्काल आवश्यक महसूस करते हुए वह सेना के दूसरी ओर टेलीप हो गया, जिससे एक बार फिर सेना के लोग भ्रमित हो गए कि वह कहां गया। दूसरी ओर काले कपड़े पहने आदमी ने सब कुछ देखा, लेकिन वह चिंतित नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें पीली बर्फ की तरह हो गई थी, जो दक्ष को भूल रही थी। काले लबादे वाले आदमी ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली को दक्ष की ओर तान दिया। आदमी के पीछे खड़ी परछाई ने भी वही हरकत की और अपनी क्रिस जैसी हथेली को दक्ष की ओर तान दिया। दक्ष एक बार फिर टेलीप होने वाला था उस आदमी के और भी करीब, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता उसे लगा जैसे उसके पैर जम गए हैं। उसके पैरों के चारों ओर बर्फ की एक परत जम गई थी, जिससे वे जम गए थे। ये युद्ध आत्माएं वास्तव में दिलचस्प हैं। वे किसी कानून के ज्ञाता से कम नहीं है। मैं वास्तव में उन्हें कम नहीं आंक सकता, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और एक बार फिर गायब हो गया और उस आदमी के करीब 200 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया, जिससे वह दंग रह गया। उस आदमी ने सोचा था कि दक्ष वास्तव में टेलीप नहीं कर रहा था, लेकिन वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि जब वह अचानक अपने दुश्मनों के पास आया तो उसकी गति को देखना मुश्किल हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही विचार था और वही यह कि दक्ष के पैर जमने से वह उतनी तेजी से चलने में असमर्थ हो जाएगा। वह सफल भी हुआ, लेकिन उसे पता चला कि वह कितना गलत था। कुछ भी समझे बिना वह भागने लगा, फिर से वही काम करने लगा, लेकिन इस बार उसने अपनी पूरी ताकत दक्ष को पूरी तरह से जमाने में लगा दी। दक्ष के चारों ओर बर्फ की एक परत दिखाई दी, जिससे वह बर्फ की मूर्ति बन गया। काले वस्त्र पहने आदमी ने जब दक्ष को बर्फ की मूर्ति बनते देखा तो वह जोर से हंस पड़ा। तलवार हाथ में थाम वह मूर्ति की ओर बढ़ने लगा। धीमे कदमों और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वह आदमी दक्ष के करीब चला गया। उसके पीछे बर्फ के विशालकाय की छाया हवा में गायब हो गई। बर्फ की मूर्ति से कुछ इंच की दूरी पर रुककर उस आदमी ने उसे देखा। तुमने मेरे शहर में बहुत मौत और विनाश किया है, इसके प्रायश्चित के लिए 10 जन भी कम है। खुश रहो कि मैंने तुम्हें इतनी आसान मौत दी, काले वस्त्र पहने आदमी ने कहा और उसने अपनी चांदी की तलवार उठाई और उसे बर्फ की मूर्ति की गर्दन की ओर घुमाया। तलवार के वार से एक गर्दन कट गई और एक सिर जमीन पर गिर गया। उसके बाद एक चांदी की तलवार के जमीन पर गिरने की खनती आवाज आई। हालांकि मूर्ति अभी भी बरकरार दिख रही थी, लेकिन काले वस्त्र पहने हुए आदमी को नहीं। उसका सिर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसका शरीर अभी भी खड़ा था। कुछ सेकंड के बाद उसका शरीर भी एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। बहुत ठंड थी। दक्ष ने शव के पीछे खड़े होकर कांपते हुए कहा। उसके हाथ में जंग लगी काली तलवार थी, जो काले लिबादे वाले आदमी के खून से सनी हुई थी।
हालांकि मूर्ति अच्छी लग रही है, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा और फिर शेष गार्डों की ओर देखने लगे। बर्फ की मूर्ति में फंस जाने के कारण उसके कपड़े अभी भी गीले लग रहे थे, लेकिन उसने अपनी क्यूई का उपयोग करके उन्हें सुखाना शुरू कर दिया। तारा तरानकन तारानगर संहार के बाद दक्ष 2 को छोड़कर अधिकांश सैनिकों को मारने में कामयाब रहा। केवल 2 सैनिक ही जीवित बचे थे। 2 पहरेदार में से एक की छाती में तलवार भोंकते हुए उसने पीछे मुड़कर आखिरी बचे पहरेदार की ओर देखा जो कांप रहा था। आखिरी गार्ड तो ऐसा लग रहा था मानो वह हिल भी नहीं सकता। यार तुम सच में बहुत डरावने हो, मैं तो तुमसे डर गया हूँ। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि अगर मैं मरना नहीं चाहता तो मुझे भागना पड़ेगा, कृपया मेरा पीछा मत करना। दक्ष ने आखिरी गार्ड की ओर देखते हुए कहा। उसने अपनी आत्मा को बुलाने वाली बांसुरी बजाए और आत्मा चील पर खड़ा होकर उड़ गया, जिससे एक रक्षक जीवित और स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? अभि ने धीमी आवाज में कहा। जब उसने दूर खड़े दक्ष की पीठ की ओर देखा, दक्ष को उड़ते हुए देखकर उसे यकीन होने लगा कि वह वाकई चला गया है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वह आखिरी आदमी था जो राक्षस को भगाने में कामयाब रहा था। आकाश में अपनी तलवार उठाते हुए उसने गरजते हुए कहा, राक्षस चला गया, हम जीत गए। आसपास के घरों में छिपे लोग उस आदमी की चीख सुनकर अपने स्थानों से बाहर निकल आए। जब उन्हें एहसास हुआ कि अब वे सुरक्षित है और एक जीत गया है तो उन्होंने की जय जयकार और प्रशंसा करना शुरू कर दिया, मानो वह कोई देवता हो। से बहुत दूर दक्ष अभी भी अपने स्पिरिट ईगल पर खड़ा था। एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ उसने की ओर देखा। तुमने आखिरी को जीवित क्यों छोड़ दिया? जून उसके पास आया और उलझन में पूछा। वह डराने वाला था, मैं उससे लड़ना नहीं चाहता था, मुझे लगा कि वह मुझे मार सकता है। दक्ष ने आह भरते हुए न से कहा। और ठीक है, इस बात पर तुम शर्त हार गए। तुमने कहा था कि मैं सभी को मार सकता हूँ, लेकिन मैं असफल रहा और मुझे भागना पड़ा। अब तुम मुझ पर एहसान करो, उसने जून से कहा और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। कुछ देर चुप रहने के बाद जून का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से दक्ष पर चिल्लाए, तुम कमीने, तुमने शर्त जीतने के लिए जानबूझकर ऐसा किया, धमकाने वाले गट, तुमने धोखा दिया। मैंने धोखा नहीं किया, मैंने ईमानदारी से जीत हासिल की। दक्ष ने चेहरे पर मासूम मुस्कान के साथ कहा, यह उचित नहीं है, शर्त वैध नहीं है। जून ने तीखे स्वर में विरोध किया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि दक्ष ने इस तरह धोखा दिया। क्या उसने उसे मूर्ख समझा? उसे आश्चर्य हुआ। ये सब उचित है, मैंने कोई धोखा नहीं किया। शर्त सरल थी, शर्त यह थी कि मैं कितने लोगों को मार पाऊंगा। मैंने उन सभी को नहीं मारा, अब कारण जो भी हो मैं सभी को मारने में असफल रहा, इसलिए मैं जीत गया। दक्ष ने हल्के से हंसते हुए कहा। जून के चेहरे को धीरे से थपथपाते हुए वह स्पिरिट ईगल पर बैठ गया। मैं क्यूई बढ़ाने वाला फल खाने जा रहा हूँ, मेरे लिए आसपास के माहौल पर नजर रखना। मैं यात्रा के दौरान आगे बढ़ूंगा जब तक खतरा नजदीक न हो, मुझे परेशान मत करना, उसने जून से कहा। और फिर उसने अपनी जेब से सड़ा हुआ सेब निकाला और उसे खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने सेब खाना समाप्त किया, उसने अपने शरीर में एक अजीब ऊर्जा महसूस की जो दिन प्रतिदिन और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। समय बर्बाद मत करो और ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू करो, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी नींव अतिरिक्त ऊर्जा से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जून ने दक्ष से कहा। जब उसने फल खाने के बाद उसके चेहरे पर असहज भाव देखा, जून की सलाह सुनकर दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मार्शल स्पेस और अपने शरीर में ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपने साधना कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, जबकि दक्ष अपनी साधना में डूबा हुआ था, उसे समय के बीतने का पता ही नहीं था। इस दौरान उनके शरीर को प्राप्त हुई अत्यधिक ऊर्जा की वजह से उनकी साधना में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। अपने उस श्रेणी के साधना कौशल, अपने सर्वोच्च शरीर और अपने विशाल साधना अनुभव के साथ उन्होंने हर दूसरे घंटे सफलता हासिल की। ये दूसरा दिन था और आत्मा चीलक्ष साम्राज्य के शाही शहर के पास पहुंच रहा था जब दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तुम जाग गई, मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें जगाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, जू मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। तुम कैसा महसूस कर रही हो? मुझे उस क्षेत्र में वापस आ बहुत अच्छा लग रहा है जहां मैं वास्तविक दुनिया में था। मैं तीसरे चरण के आकाश क्षेत्र का साधक हूँ, इस फल के प्रभाव वास्तव में अद्भुत थे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। खड़े होकर उसने अपनी बाहें फैलाई और जमहाली में थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मुझे सोना है। अपने ड्रैगन स्क्वाड के कपड़े उतारकर वह सामान्य कपड़ों में वापस आ गया क्योंकि वह दुश्मन के रूप में प्रवेश नहीं करना चाहता था। अन्य शहरों तक पहुंचने के लिए उसने जो तरीका अपनाया वह यहाँ उसके लिए जरूरी तरीके से अलग था। वह यहाँ दुश्मन नहीं बनना चाहता था बल्कि कुछ और बनना चाहता था। साथ ही उसे यहाँ रास्ता साफ करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी सेना के लिए पर्याप्त अवरोध हटा दिए थे ताकि वे रॉयल सिटी पर तेजी से हमला कर सके। अब वह बस इतना करना चाहता था कि सेना के यहाँ आने का इंतजार करे और शो शुरू होते देखे। पिछली बार ड्रैगन स्क्वाड द्वारा रॉयल सिटी पर किए गए हमले के बाद रॉयल सिटी में प्रवेश करना अपेक्षाकृत कठिन था। अक्ष साम्राज्य का शाही शहर अभी भी अच्छी तरह से सुरक्षित था, इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश सेना को सुनाई साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए सीमा पर भेजा गया था, जो कि दोनों राज्यों के भविष्य के भू राजनीतिक माहौल को परिभाषित करने वाला था। आमतौर पर
रॉयल सिटी को ऐसे समय में सुरक्षा को कमजोर कर देना चाहिए था, और यह रॉयल सिटी के लिए भी सच था। हालांकि यह सुरक्षा अभी भी इन सब की तुलना में पर्याप्त थी, क्योंकि रॉयल परिवार रॉयल सिटी की सुरक्षा से नाराज था। जब ड्रैगन स्क्वाड ने रॉयल ट्यूटर को उसके घर के अंदर मार डाला था, राजा ने रॉयल कमांडर को बर्खास्त कर दिया था और शहर की सुरक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया था। नए कमांडर ने अपनी सीमित उपलब्ध जनशक्ति और संसाधनों का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि रॉयल शहर की सुरक्षा में कोई समस्या न हो। हवाई क्षेत्र की सुरक्षा गार्डों द्वारा की जाती थी, जो लगातार सीमा पर उड़ान भरते थे तथा तभी नीचे उतरते थे जब कोई दूसरा उनका स्थान ले लेता था। मैदान को भी पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया था, क्योंकि सभी दीवारों पर तार लगाए गए थे और दीवारों की रखवाली के लिए लोगों को नियुक्त किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी दीवारों के माध्यम से शहर में प्रवेश न कर सके। हालांकि दक्ष काफी दूर था, फिर भी वह राज्य के पास हवा में गश्त कर रहे जानवरों और पहरेदार को देख पा रहा था। अब सुरक्षा में सुधार हुआ लगता है। कितना अप्रत्याशित, अभी भी यह निकट आ रही सेना के खिलाफ कुछ करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन वे मुझे देख सकते हैं, इसके लिए ये सही समय नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, और उसने एक पेड़ के पास अपना स्पिरिट ईगल रोक दिया। अपने स्पिरिट ईगल से नीचे उतरकर उसने उसे वापस भेज दिया। दीवार से पीठ टिका कर वह कुछ देर वहीं रुका रहा और शाही शहर में बिताए अपने समय को याद करने की कोशिश करता रहा, ताकि वह ऐसी जगह ढूंढ सके जो बिना किसी पहरेदार के खाली हो। वह शहर के अंदर अचानक प्रकट होकर लोगों को मारना नहीं चाहता था। अगर वे उसे देख ले, वह होटल जहां हम रुके थे नहीं, वहां कोई और मेहमान हो सकता है, सुरक्षित नहीं, वह छत नहीं। वह जगहों के बारे में सोचता रहा और फिर सिर हिलाते हुए आह भरने लगा। जिन स्थानों के बारे में वह सोच सकता था उनमें से किसी में भी पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित नहीं थी। यह सही है, पहला स्थान जहां हमारी झोपड़ी थी वह खाली होना चाहिए। अगर मैं वहां किसी को मार भी दूं तो भी वहां कोई देखने वाला नहीं होगा। दक्ष ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा। एक जगह तय करने के बाद वह सीधा खड़ा हो गया, उसकी आंखें तारों से का हो गई और उसके चारों ओर की जगह स्थिर होने लगी। उसके सामने एक दरवाजा जैसा स्थान, एक पोर्टल खुल गया जिसके दूसरी तरफ से शाही शहर के अंदर एक सुनसान जंगल की ओर जाता था। पोर्टल में प्रवेश करते हुए दक्ष ने पोर्टल के दूसरी तरफ से कदम रखा। उसके पैर जंगल की जमीन को घेरे हुए पीले पेड़ों के पत्तों पर पड़े। पीछे मुड़कर देखने पर दक्ष ने देखा कि छोटी सी झोपड़ी नष्ट हो गई थी। आह जगह भी खत्म हो गई। शायद वे लोग होंगे जो उस रात हमारा पीछा करते हुए आए थे। दक्ष ने टूटी हुई झोपड़ी के मलबे को घूरते हुए कहा। सब कुछ अनदेखा करते हुए वह शहर के केंद्र की ओर चलने लगा। उसने अपना मुखौटा उतार दिया था और उस युवक के चेहरे पर लौट आया था जिसका वह दिखावा कर रहा था, जिसे फू चेन के नाम से जाना जाता था। सभी लोग फू चेन को दक्ष कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके पिता ने राज्य को धोखा दिया है और ड्रैगन स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। ड्रैगन का मतलब लंग था, जिससे लोग फू चेन को दक्ष कहने लगे, जिसका मतलब था कि वह ड्रैगन स्क्वाड का नाजायज बच्चा था। दक्ष ने काफी समय से इस चेहरे का इस्तेमाल नहीं किया था, हालांकि इसके बारे में किसी को पता नहीं था। सुनाई राज्य में प्रवेश करते ही उसने अपना चेहरा बदल लिया था। सुनाई राज्य के अंदर वह शुन सहित सभी ने जो चेहरा देखा वह फू चेन का चेहरा बिल्कुल नहीं था। उसने सुनाई राज्य में नकली चेहरे का इस्तेमाल करते हुए फू चेन होने का नाटक किया। केवल मीलियाई के सामने उसने फू चेन का चेहरा इस्तेमाल किया था। ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। अंततः लंबे समय के बाद फू चेन के चेहरे पर लौटते हुए वह शहर के केंद्र की ओर चलने लगा। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकलने वाला था, उसने देखा कि कुछ युवक वहां बैठे हुए धूम्रपान और शराब पर रहे थे। ये बेवकूफ लोग ऐसा करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं ढूंढ सकते, दक्ष ने सोचा और आंखें घुमाए। उन्हें अनदेखा करने का फैसला करते हुए वह अपने रास्ते पर चलता रहा। हालांकि यह शांति से नहीं हुआ। उनमें से एक युवक ने दक्ष को देखा। हाँ, क्या ये वही कमीना बेटा नहीं है दक्ष? मैंने सुना है कि वह बच गया, उसे यहाँ खड़ा देखना दिलचस्प है, युवक ने जोर से कहा। वह एक असली कीड़ा है ना? पिछली बार हमने उसे मुश्किल से सांस लेते हुए छोड़ा था और फिर भी वह बच गया। ये कमीना बेटा कभी नहीं मरता, एक अन्य व्यक्ति ने दक्ष को घूरते हुए उत्तर दिया। तो फिर हम उसे अभी क्यों नहीं मार देते? तीसरे व्यक्ति ने कहा। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये शहर के नियमों के विरुद्ध है, इसीलिए हमने शहर के बाहर ही उस पर हमला किया। हम यहाँ उसके साथ कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसे बुरी तरह पीटने के। पहले व्यक्ति ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओह चलो, हम इस जगह पर हैं, यहाँ कोई नहीं आता, चलो बस उसे मार देते हैं और पिछली बार जो काम हमने लटका कर छोड़ा था उसे पूरा करते हैं। इस गद्दार के पाप को खत्म करो, हम उसे इस जगह पर आसानी से दफना सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। एक और आदमी ने कहा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आए। तो तुम लोगों ने ही उसे मारा? मैं सोच रहा था कि यह किसने किया होगा। मुझे वास्तव में नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैंने इस जगह का दरवाजा खोला उसकी मृत्यु हो जानी थी। हालांकि मैं अभी भी नाराज हूँ, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा मत सोचो कि कोई तुम्हें बचाने आ सकता है, कोई भी यहाँ नहीं आता। तुम्हारा शरीर अनंत काल तक यहाँ पड़ा रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। अपनी अंतिम प्रार्थना करो, एक युवक
युवक ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुमने एक बात सही कही, यहाँ कोई नहीं आता, कोई भी शवों को नहीं खोज पाएगा, मुझे यहाँ पीछे हटने की जरूरत नहीं है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वह उस आदमी की ओर बढ़ा उसने अपनी ज्वलंत बर्फ की तलवार म्यान से बाहर निकाली। हाँ, तुम्हारे पास तलवार है और तुम सोचते हो कि तुम कोई बड़े आदमी हो। दोस्तों, इस कमीने को मार डालो, आगे चल रहे युवक ने कहा और उसने भी अपनी तलवार निकाल ली। यह बच्चों का खेल है, ये सोचना शर्मनाक है कि यह लोग उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाते हैं जिसे मैं यहाँ का राजा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लंगचान ने उन युवकों की ताजा लाशों को देखते हुए कहा जिन्होंने उस पर हमला किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी को उनका शरीर मिल पाएगा या फिर जैसा कि उन्होंने कहा था यह अनंत काल तक चलेगा। उन्होंने तलवार को म्यान में वापस रखते हुए कहा। शवों को पीछे छोड़कर दक्ष वहां से चला गया। जल्द ही वह जंगल से बाहर निकलकर मुख्य बाजार की ओर चला गया जहां उसे आश्रय मिलने वाला था। वह शहर के एक होटल में गया। शहर के लोगों ने उसे पहचान लिया और इस तरह तानों का एक और दौर शुरू हो गया जिसे दक्ष ने नजरअंदाज कर दिया और सीधे उस होटल में चला गया जहां वह पिछली बार ड्रैगन स्क्वाड के साथ आया था। मुझे एक कमरा चाहिए, दक्ष ने रिसेप्शनिस्ट से कहा। उसने पहले भी इसी आदमी से बात की थी लेकिन पिछली बार वह नकाब पहने हुए था और उसका चेहरा अलग था और आवाज भी गहरी थी। रुको, क्या तुम उस गद्दार के बेटे नहीं हो? क्षमा करें, हम तुम्हें यहाँ कमरा नहीं दे सकते। रिसेप्शनिस्ट ने सीधे दक्ष को अस्वीकार कर दिया और उसे कमरा देने से इनकार कर दिया। मेरे पास पर्याप्त पैसा है, इसकी चिंता मत करो, दक्ष ने कहा, ये सोचते हुए कि यह शायद पैसे की वजह से है। पैसे की समस्या नहीं है बच्चे, समझ लो तुम उस गद्दार के बेटे हो। हर कोई तुमसे नफरत करता है। अगर हम तुम्हें कमरा देते हैं तो हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर हमारे मेहमानों को पता चलेगा कि तुम हमारे होटल में रह रहे हो तो वे शिकायत कर सकते हैं। ये सिर्फ गलत तरीका है। रिसेप्शनिस्ट ने दक्ष से कहा और उसे जाने का इशारा किया। ओह मेहमान, मुझे आश्चर्य है कि आपके मेहमान क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चले कि आपका होटल वह जगह है जहां ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य कुछ महीने पहले यहां आए थे। मुझे याद है कि मैंने अक्सर वही नकाबपोश लोगों को यहां आते जाते देखा है जिन्होंने रॉयल ट्यूटर को मार डाला था। चलो मेहमानों को छोड़ देते हैं। मुझे आश्चर्य है कि राजा को कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि आपने ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को कमरा दिया है। चलो मैं उससे जाकर पूछता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बाहर निकलने की ओर चलने लगा। आह रुको बच्चे, मैं मजाक कर रहा था, वापस आओ। रिसेप्शन पर मौजूद युवक ने दक्ष को जाते हुए देखा और उसे पुकारा। एक सहज मुस्कान के साथ दक्ष वापस चला गया। हाँ, उसने पूछा, मैं मजाक कर रहा था। हाँ, तुम्हें यहाँ कमरा मिल सकता है, मैं तुम्हें चाबियां दिला दूंगा, युवक ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। दक्ष काउंटर के सामने चाबियां का इंतजार कर रहा था जो कुछ ही मिनटों में युवक ने उसे दे दी। मैं किसी से कहूंगा कि तुम्हें कमरे की दिशा बता दूं, युवक ने कहा और फिर पीछे मुड़ा और नौकर को बुलाकर दक्ष को उसके कमरे में ले गया। मुझे पता है कि कमरे कहाँ है, यह मेरा पहली बार नहीं है, दक्ष ने सोचा, लेकिन उसने इसे जोर से व्यक्त नहीं किया। बाकी सभी के लिए यह उसका यहाँ पहली बार था और वह चाहता था कि यह ऐसा ही रहे। नौकर ने दक्ष को उसके लिए निर्धारित कमरे तक पहुंचाया और चला गया। दक्ष ने दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठते हुए अपनी बाहें फैला दी। क्या सहयोग है, मुझे वही कमरा मिला है जो पिछली बार मिला था। दक्ष बिस्तर पर लेट गया। इससे पहले कि वह जून को बुलाता तो तुम्हें क्या चाहिए, जून ने पूछा। वह अभी भी गुस्से में थी कि दक्ष ने धोखाधड़ी का उपयोग करके शर्त जीत ली थी। क्या तुम अभी भी नाराज हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। गुस्सा करने से क्या फायदा, तुम शर्त जीत गई हो इसलिए खुश रहो, मैंने तुमसे कहा था। हालांकि तुम इस तरह के किसी भी उपकार की मांग नहीं कर सकती, जून ने दक्ष से कहा और उसे घूर कर देखा। तुम अभी भी गुस्से में लग रहे हो, जो भी हो मुझे इस जगह पर नजर रखने की जरूरत है। जब से मैंने सफलता हासिल की है मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरे शरीर को और आराम की जरूरत है, अगर कुछ हुआ तो मुझे जगह देना, दक्ष ने कहा और फिर उसने अपने शरीर को कंबल से ढक लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे गार्ड बनाओ हम, जून ने अपनी आंखें घुमाए और दक्ष की ओर चली गई और उसके बगल में बैठ गई। वह एक पल के लिए उसके चेहरे को देखती रही, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हम, उसने अभी भी अपने विचार मुझसे छुपा रखे हैं, वह मुझे तभी सुनने देता है जब वह कुछ कहना चाहता है। ये परेशान करने वाला आदमी है, जून ने मुंह बनाते हुए कहा और कुछ देर बाद उसके बगल में बिस्तर पर लेट गई। वह बिस्तर पर लेटी हुई छत की ओर देख रही थी जैसे किसी गहरी सोच में खोई हो। तभी उसने ने अपनी छाती पर किसी का हाथ महसूस किया। तुम बेवकूफ हो, उसने लाल चेहरे के साथ गरजते हुए उसकी तरफ देखा। तभी दक्ष उसके सामने था, उसकी आंखें बंद लग रही थी और उसकी सांसें सामान्य थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी सो रहा हो। जहां तक उसके हाथ की बात है तो वह तो बस उसकी छाती पर पड़ा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। आह, नींद की हरकत, शून्य ने बड़बड़ा हुए कहा जब उसने उसका हाथ पकड़ लिया जो उसकी छाती पर टिका हुआ था और उसे एक तरफ ले गई। जैसे ही उसने ऐसा करना समाप्त किया उसने पाया कि हाथ फिर से उसी स्थिति में आ गया है। दक्ष की हथेली फिर से जून की छाती पर टिकी हुई थी। ठीक है, अगर
तुम्हें ऐसे ही सोना पसंद है तो सो जाओ, जुन ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसने अब उसका हाथ नहीं हटाया और अपने विचारों में लगी रही। जब उसने महसूस किया कि उसकी हथेली में थोड़ी हरकत हो रही है, यह अब दबाव डाल रहा था। तुम घृणित आदमी हो, तुम निश्चित रूप से जाग रहे हो, उसने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन वह अभी भी शांति से सो रहा था। ठीक है, अकेले सो जाओ, उसने कहा और उसका हाथ एक तरफ हटा दिया तथा बिस्तर से उतरने के लिए अपना शरीर हिलाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ पकड़ा गया है। पीछे मुड़कर उसने देखा कि दक्ष उसका हाथ पकड़े हुए था और उसकी आंखें उसकी आंखों में गहराई से देख रही थी। मुझे छोड़ दो, जुन ने कहा और उसका चेहरा लाल हो गया। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपना सिर हिला दिया। तुम्हें सोने की जरूरत है, सो जाओ, जुन ने फिर कहा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की उसे खिंचाव महसूस हुआ। दक्ष ने उसे अपने करीब खींच लिया। इससे पहले कि जून कुछ समझ पाती, जून का दुबला शरीर दक्ष के ऊपर पड़ा था और उसका हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। तुम क्या कर रही हो, मुझे जाने दो, जून ने खुद को पीछे धकेलने के लिए विरोध किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। मुझे नहीं पता कि मैंने ये पहले कहा था या नहीं, लेकिन जूनन, दक्ष ने कुछ देर रुककर कहा। क्या, जून ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दक्ष ने कहा, जिससे तुरंत आश्चर्यचकित हो गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दक्ष ने जून से कहा, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई। उसके 3 सरल शब्दों ने जून के सिर को सुन्न कर दिया और उसका चेहरा लाल हो गया। जो कुछ हो रहा था उससे शर्मिंदा होकर उसने खुद को छुड़ाने के लिए और भी ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वह खुद को दक्ष की मजबूत बाहों से छुड़ाने में नाकाम रही। दक्ष ने उसे देखते हुए आह भरी, क्या आप शर्मिंदा हैं, उसने सोचा और व्यंग पूर्वक मुस्कुराया। तुम शर्मिंदा हो, तुम्हारा पूरा परिवार शर्मिंदा है, मुझे आजाद करो, जून ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा और दक्ष को घूरने लगी, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई क्योंकि दक्ष ने अचानक उसके होंठ बंद कर दिए थे। वह थोड़ी देर के लिए संघर्ष करना भी भूल गई क्योंकि वह दक्ष के होठों के मधुर चुंबन में खो गई थी। उसकी आंखें धुंधली हो गई, जैसे कि वह भूल गई हो कि वह इस समय कहाँ थी। चुंबन कुछ मिनट तक चला, फिर दक्ष ने अपना सिर पीछे किया और जून के होठों को सांस लेने के लिए आजाद कर दिया। जून को भी सांस लेने का मौका मिला क्योंकि दक्ष ने आखिरकार उसके होठों को आजाद कर दिया था। जून ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी पता चला कि दक्ष ने अपना हाथ हटा लिया था। अब वह उसे पकड़ नहीं रहा था। दक्ष की छाती पर अपना हाथ रखते हुए जून ने खुद को ऊपर उठाया और उससे उतर गई। मैंने वही कहा जो मैं कहना चाहता था, अब मुझे सचमुच सो जाना चाहिए इससे पहले कि मैं खुद पर नियंत्रण खो दूं और कुछ और कर लूं, दक्ष ने धीरे से कहा और अपनी बाहें मुड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। जल्द ही वह सो गया। जून को अभी भी यकीन नहीं था कि इस बार वह वास्तव में सो रहा है या नहीं, इसलिए उसने उसके पास बिस्तर पर लेटने की हिम्मत नहीं की। उसे चिंता थी कि कहीं वह वास्तव में वैसा ही ना सो जाए जैसा उसने कहा था। वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और दक्ष पर नजर रखी। जब जून दक्ष के बारे में चिंता कर रहा था, वह वास्तव में सो रहा था। अल्पविराम दक्ष सो गया था। उसने बहुत पहले ही इस बात पर ध्यान दिया था, लेकिन जब से वो यहाँ आया है तब से उसे शायद ही कभी कोई सपना आया हो। जब तक वह जागा तब तक ज्यादातर समय सिर्फ अंधेरा ही था। उसे लगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि शायद उसे अब कोई सपना नहीं आता था। हालांकि आज ऐसा लग रहा था कि यह उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब उसने वास्तव में कोई सपना देखा था। हालांकि उसने एक अजीब सपना देखा। उसने एक ऐसे व्यक्ति का सपना देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, एक ऐसा आदमी जिसके बाल खून जैसे लाल थे। तियाशिन उसके सपने में उसके ठीक सामने खड़ा था। जब वह दक्ष को देख रहा था तो उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कुराहट थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और दक्ष की गर्दन पकड़कर उसे हवा में ऊपर उठा लिया। दक्ष ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसे बस इतना पता था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा है, मानो वह एक पल भी सांस नहीं ले पा रहा था। वह खुद को छुड़ाने के लिए अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। क्या कर रहे हो तू, हम दुश्मन नहीं है, दक्ष ने थोड़ी देर संघर्ष के बाद कहा। तियाशन ने उसकी बातें सुनी और उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसने दक्ष को मुक्त करते हुए उसे जमीन पर गिरते देखा। अभी समय नहीं आया है, जल्दी ही तुम्हारा भी अंत उसके जैसा हो जाएगा। वह आदमी बुदा आता हुआ पीछे मुड़ा और चलने लगा, अभी भी अपने हाथ या पैर हिलाने में असमर्थ। लंगचेब ने अपना सिर उठाया और उस आदमी की पीठ की ओर देखा और वह और भी अधिक हैरान हो गया क्योंकि उसने देखा कि जून उसे पीछे छोड़कर उस आदमी के साथ चल रहा था। वह आदमी और जून गायब हो गए। दक्ष को बंद जमीन पर अकेला छोड़ दिया। दक्ष कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन गायब हो गई। खुद को नीचे गिरता हुआ पाकर उसने पाया कि दुनिया अंधकार में हो गई है। यह इतना अंधकार में था कि अंधकार के नियम के बावजूद भी वह कुछ भी देखने में असमर्थ। उसने दूर क्षितिज पर चमकती छोटी रोशनी सेक्स लेने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। उसने अपना गला पकड़ लिया और सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अल्पविराम अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए दक्ष उठ बैठा खुद को कमरे में और सामने दरवाजा पाकर दक्ष ने राहत की सांस ली। बस एक सपना
उसने आह भरते हुए कहा, ये कितना अजीब सपना था। अगर मेरे सपने भी ऐसे ही होंगे तो मुझे खुशी है कि मुझे अक्सर ऐसे सपने नहीं आते। अपना सिर एक और घुमाकर उसने देखा कि शुन वहीं बैठा हुआ उसकी ओर देख रहा था। तुमने बुरा सपना देखा? जुन ने असमंजस में दक्ष से पूछा। हाँ, एक अजीब सपना था, दक्ष ने जून को देखते हुए विलाप किया। वैसे मैं कितनी देर तक सो रहा था? उसने पूछा। तुम 2 दिनों से सो रही थी, जून ने दक्ष को बताया। जैसे ही उसने खिड़की से पर्दा हटाया और बाहर से रोशनी अंदर आने दी, ये तीसरे दिन की सुबह है, उसने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। इतना लंबा, लेकिन वह सपना तो बहुत छोटा था। आह, कितना अजीब था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह खड़ा होकर अपनी बाहें फैलाते हुए खिड़की तक चला गया। मैं अब बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि पर्याप्त आराम के बाद मेरे शरीर ने क्यूई की अचानक वृद्धि को समायोजित कर लिया है। जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मैं पहले भी आकाश क्षेत्र में पहुंच चुका हूँ, इसलिए अपनी नींव को स्थिर करना कठिन नहीं होना चाहिए। दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा। सेना को अब तक पहले शहर से निकल जाना चाहिए था, उन्हें दूसरे शहर के पास होना चाहिए। जल्द ही वे रॉयल सिटी की ओर बढ़ेंगे और मौज मस्ती शुरू हो सकती है। मैं इस मुकदमे को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपने भविष्य में बहुत खून खराबा देख सकता हूं। दक्ष ने बड़बड़ा हुए रॉयल सिटी के आम नागरिकों को सड़क पर आगे पीछे चलते हुए देखा। बिस्तर पर वापस आकर दक्ष ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसने अपने क्षेत्र को स्थिर करने के लिए अपनी साधना फिर से शुरू की, क्योंकि अब उसका शरीर साधना में अचानक उछाल के लिए समायोजित हो चुका था। तारांकित शहर भी था, जो अक्ष के शाही शहर तक पहुंचने से पहले उनके रास्ते में पड़ा था। जैसे ही सेना शहर में दाखिल हुई, वे एक बार फिर शहर के प्रवेश द्वार पर पड़े शवों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सुनाई सेना का जनरल अपने आप को रोक नहीं सका और उसने अपने माथे पर हाथ मारा। उस आदमी ने इस शहर के नेता को भी मार डाला। अल्पविराम, वह हमारे लिए कुछ छोड़ेगा या नहीं? जो भी हो, कम से कम हमें शहर के पहरेदार को मारने का मौका तो मिलेगा। जनरल ने शहर के अंदर चलते हुए बुदबुदा, या ये लोग, उन्होंने प्रवेश द्वार को वास्तविक शहर से इतनी दूर क्यों बनाया? अगर प्रवेश द्वार पर ही मारे गए तो कोई भी उन्हें देख भी नहीं पाएगा। कितनी अक्षम व्यवस्था है। आर्मी जनरल ने बड़बड़ा हुए वही चिंता व्यक्त की जो दक्ष ने यहाँ आने पर व्यक्त की थी। जैसे जैसे वह शहर के अंदर जा रहा था, उसकी अभिव्यक्ति यहाँ बदतर होती जा रही थी। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्ला पड़ा। वह राक्षस, इस बार उसने हमारे लिए एक भी जीवित नहीं छोड़ा। हम यहाँ किस लिए हैं? क्या हम यहाँ सैर सपाटा करने आए हैं? वह आदमी गुस्से में गरजते हुए बोला। जब वह दक्ष द्वारा मारे गए गार्डों के सैकड़ों शवों के सामने खड़ा था, जब सुनाए राज्य का सेना प्रमुख क्रोध में दहाड़ के बाद शांत हुआ, तो एक आदमी पास की इमारत से बाहर निकला। उसके दोनों हाथ 2 परिपक्व महिलाओं के कंधों पर टिके हुए थे, जिन्होंने काफी खुले कपड़े पहने हुए थे। मास्टर बहुत महान है, उन्होंने उस राक्षस को सिर्फ एक नजर से ही भगा दिया। महिलाओं में से एक ने उस युवक की प्रशंसा की, जो वही गार्ड था जिससे दक्ष ने जून के साथ शर्त जीतने के लिए भागने का नाटक किया था। हा, कुछ नहीं था डाली, मैं बस इतना ताकतवर हूँ, ये स्पष्ट था कि वह भाग जाएगा। मुझे बस एक बात का अफसोस है कि मैं उस कमीने को पकड़ नहीं सका। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही वह भाग गया। चिंता मत करो, अगली बार जब वह आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। मैं इस शहर का महान योद्धा हूँ, आदमी ने जवाब दिया, और उसने अपने दोनों हाथों से दोनों महिलाओं के को पकड़ लिया, जिससे वे हल्के से करा होती। सुनाई राज्य की सेना ने पीछे मुड़कर देखा तो गार्ड की वर्दी में एक आदमी दिखाई दिया। हा, भगवान का शुक्र है कि उसने कम से कम हमारे लिए एक व्यक्ति को जीवित छोड़ दिया। आर्मी जनरल ने हंसते हुए उस युवक की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई शेर हो और अपने शिकार को देख रहा हो। युवक तब दंग रह गया जब उसने सुनाई साम्राज्य की वर्दी पहने सैकड़ों सैनिकों को देखा। वह आदमी रोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। अल्पविराम, उसने मौत को करीब से देखा जब दक्ष सभी का कत्ल करने के बाद उसके सामने खड़ा था। भगवान के आशीर्वाद से राक्षस उससे डरकर भाग गया। युवक को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने खुद के लिए नाम कमाने के लिए उस अवसर का उपयोग करने का फैसला किया। सभी ने उसकी प्रशंसा की। अमीर घरों की महिलाएं उसके लिए खुद को समर्पित करने लगी और वह आदमी उन सभी को अपने साथ ले गया और अपने जीवन का आनंद लिया। उसने शाही शहर में राजा को इस शहर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने के लिए जाने की भी जहमत नहीं उठाए और शहर में और अधिक मौज मस्ती करने के लिए इसे दलता रहा। वह राजा को बताने और रा को भगाने के लिए अपना पुरस्कार लेने के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन वह फिर से मौत के सामने आ गया। भगवान, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? युवक दहाड़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया जब उसने सुनाई जनरल को हाथ में तलवार लेकर अपनी ओर आते देखा। एक मिनट रुको, मेरी एक नजर ही उस ड्रैगन स्क्वाड दानव को भगाने के लिए काफी थी। मुझे उन सभी को संभालने में सक्षम होना चाहिए। मुझे बस वही करना है और उन्हें घूरना है। युवक शांत हो गया क्योंकि वह अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था। अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर वह खड़ा हुआ और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सुनाई जनरल की ओर देखने लगा। हाँ, तुम कुछ भी नहीं हो, मेरी तीखी निगाहों का सामना करो और कांप जाओ, युवक ने कहा और अपनी तीखी निगाहें तेज कर दी, जबकि सुनाई जनरल उसके सामने खड़ा था और उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई मूर्ख होगा।
सचमुच एक मूर्ख है, कोई आश्चर्य नहीं कि उस आदमी ने उसे जीवित छोड़ दिया। मुझे भी इस आदमी पर दया आती है, जनरल ने आंख भरते हुए कहा। पागल आदमी पर दया करते हुए उसने दक्ष की तरह उसे जीवित छोड़ने का फैसला किया। हाँ, ये काम कर गया, भागो बेकार भागो और कभी वापस मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, युवक ने गर्व से कहा, क्योंकि उसने देखा कि उसकी भयंकर नजर ठीक उसी तरह काम कर रही थी जैसे दक्ष पर कर रही थी। वह हंसने लगा, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने एक चांदी जैसी रोशनी चमक उठी। जैसे ही उसका सिर लुढ़क कर जमीन पर गिरा, उसकी दुनिया उलट गई। मैंने अपना विचार बदल दिया है, तुम इतने परेशान करने वाले हो कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, जनरल ने बड़बड़ा हुए अपने सिल्वर ब्लेड से खून पहुंचा। जिस उस युवक का खून टपक रहा था, एक जोरदार धमाके के साथ आदमी का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। दोनों महिलाएं जनरल के डर से पहले ही पीछे हट गई थी। सुंदर महिलाओं के खुले वस्त्रों को देखकर जनरल ने अपने होठ चाटे। हम अपनी अपेक्षा से थोड़ा तेज चल रहे हैं, हम यहाँ आराम कर सकते हैं। दोस्तों, आप शहर में मौज मस्ती कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी 5 घंटे में वापस आ जाए। उसने अपनी सेना को सूचित किया और फिर अपना ध्यान वापस उन 2 महिलाओं पर केंद्रित कर दिया। उनके करीब जाकर उसने दोनों महिलाओं का हाथ पकड़ लिया और उन्हें घर की ओर खींच लिया। आओ मुझे देखने दो कि क्या अक्ष की औरतें उतनी ही अद्भुत है जितना लोग दावा करते हैं, जनरल ने कहा और उनके साथ घर में प्रवेश करने से पहले उनके हाथ छुड़ाए और उन्हें उनके मुलायम नितंबों में रख दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं लौटी। अगले को कुछ घंटों तक घर में कराने की आवाजें गूंजती रही जो आनंद से भरी हुई थी। बाकी सेना के सदस्यों ने भी समय बर्बाद नहीं किया। सेना के कुछ सदस्यों ने शराब पीने का फैसला किया जबकि बाकी ने बियर की जगह महिलाओं को चुना। उन्होंने शहर की एक महिला को ढूंढा और उन्हें अलग अलग घरों के अंदर खींच लिया। 5-6 घंटे बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। जो सिपाही अपनी वासना की ज्वाला शांत कर रहे थे और जो सिपाही शराब पी रहे थे, वे सब उस घर के सामने खड़े थे जहां जनरल साहब थे। वे सब ठीक ठाक तरीके से खड़े थे जैसे पिछले 5 घंटों में कुछ हुआ ही ना हो। अंततः घर का दरवाजा खुला और जनरल चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान लिए बाहर निकले। मैंने जो उम्मीद की थी उससे कम नहीं, वाकई अद्भुत महिलाएं हैं, जनरल ने कमरे के अंदर देखते हुए कहा जहां 2 महिलाएं बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह सेना से मिला और सभी पहरेदार के साथ शहर से चला गया। 2 दिन और बीत गए। दक्ष कमरे के अंदर ही रहा, दिन रात साधना करता रहा। इस दौरान उसने कसन से बात नहीं की क्योंकि उसका पूरा ध्यान साधना पर था। कसु कमरे के अंदर ही रहा और दरवाजे पर नजर रखता रहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी अंदर आकर दक्ष को परेशान न करे और उसकी जान को खतरे में न डाले। एक और सफलता के आगमन के साथ दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। मुझे इस शरीर से बहुत जलन हो रही है, काश मैं अपने असली शरीर के साथ और उसी क्षमता और योग्यता के साथ यहाँ साधना कर रहा होता। इतनी तेज साधना और यह बेकार चली जाएगी। दक्ष ने जून की ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ईर्ष्या करने की जरूरत है। तुम्हारा वास्तविक शरीर बुरा नहीं है और ये तभी बेहतर और बेहतर होगा जब तुम्हारे वास्तविक शरीर की रक्त रेखा अधिक से अधिक रूपांतरित होगी। जून ने अपना सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा, इस शरीर के समान स्तर पर आने के लिए मुझे इस ईश्वरीय रक्त रेखा की कितनी मात्रा की आवश्यकता है? दक्ष ने जून से पूछा। बहुत ज्यादा नहीं, ये शरीर अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं। यदि आपके पास वही अनुभव होता जो अब है, वही कौशल और शुरुआत में इस देवीय वंश का केवल 50% तो आपकी साधना उतनी ही तेज होती। जून ने दक्ष से अपने वंश और प्रतिभा के बारे में बात करते हुए कहा, 50%? अरे मुझे इस दुनिया में जो शरीर मिलता है उस स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे सभी परीक्षणों से गुजरना होगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, इस शरीर की क्षमता को जानकर वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित तो हुआ, लेकिन फिर भी इतने कम समय में जो कुछ उसने हासिल किया उसे देखकर उसे कुछ हद तक उम्मीद भी थी। जो भी हो, यह वन अभी भी बहुत अच्छा है। मैं अपने पिता को बचाने के लिए इतना मजबूत था जिसका मुझे पता भी नहीं था कि वह जीवित है। दक्ष ने आंख भरते हुए कहा, उसे एहसास हो गया था कि अगर जून उसके जीवन में नहीं आती और अगर उसने जून की बातें सुनने के बाद मजबूत होने की अपनी यात्रा शुरू नहीं की होती तो वह आज जहां है वहां नहीं होता। अंगूठी और जून के बिना दक्ष चट्टान के नीचे होता, बाहर निकलने में असमर्थ, अंत में नीचे ही मर जाता। अगर वह बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाता तो भी वह ड्रैगन सिटी के अंदर लन कबीले में एक सामान्य जीवन जी रहा होता। वह कभी भी मिंग्यूजी किंग या अपनी किसी भी महिला से नहीं मिल पाता। वह अपने पिता के फंसने या उन्हें बचाने के बारे में पता नहीं लगा पाता। वह अपने रास्ते में मिले अच्छे दोस्त जैसे दोस्त नहीं बना पाता। उसके साथ जो भी अच्छा हुआ उसका श्रेय अंगूठी और जून को जाता था। रास्ते में कई बुरी चीजें भी हुई लेकिन जब तक वह और उसके करीबी परिवार के सदस्य जीवित थे तब तक उसे बुराई की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में अच्छाई निश्चित रूप से बुराई से ज्यादा थी, भले ही वह इस यात्रा के दौरान उस व्यक्ति से बदल गया हो जो वह बनना चाहता था। हाँ, सकारात्मक सोचो और बहुत ज्यादा मत सोचो। जब तक तुम भविष्य में अपनी प्रगति बनाए रखोगे बाकी सब भी ठीक रहेगा। भविष्य इतना बुरा नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस ताकत की जरूरत है। इतना मजबूत बनो कि मैं चाहूं तो भी तुम्हें नुकसान न पहुंचा सकूं।
यही वह ताकत है जिसकी तुम्हें जरूरत है, वहां पहुंचो और दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। जून ने दक्ष से दूर देखते हुए कहा, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी कितना शक्तिशाली हो सकता है, उसकी महिला हमेशा उस पर बढ़त बनाए रखेगी। दक्ष ने मजाक करते हुए कहा और वह खड़ा हुआ और खिड़की के पास चला गया। इस बार कितने दिन हो गए हैं? उसने खिड़की से बाहर खूबसूरत सड़क को देखते हुए पूछा। अल्पविराम, तुम यहाँ 3 दिनों से साधना कर रही हो, मैं खाली दरवाजा देखकर उब रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे निगरानी रखने की क्या जरूरत है। तुम यहाँ ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि अक्ष साम्राज्य के फूड चेन के रूप में हो, यहाँ तुम्हें कौन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? जू ने जम्हाई लेते हुए पूछा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि यह मुझ पर काम करेगा, मुझे पता है कि तुम रिन की आत्मा के रूप में सो नहीं सकते, यह नकली जम्हाई मुझ पर काम नहीं करेगी। दक्ष ने हंसते हुए कहा। छी पकड़े जाने पर जुन ने अपनी आंखें घुमाए, उसे वास्तव में नींद नहीं आ रही थी लेकिन वह उब रही थी क्योंकि दक्ष दिन रात साधना करता रहता था। वह उसे देखना चाहती थी और कभी कभी उससे बात करना चाहती थी ताकि उसकी साधना रुक जाए। वह खुद यह व्यक्त नहीं कर सकती थी लेकिन जब दक्ष ने उससे कई दिनों तक बात नहीं की तो उसे उससे बात करना याद आया। वह समझ नहीं पाए कि यह क्या था लेकिन जब भी वह उससे एक दिन से अधिक समय तक बात नहीं करता था तो उसके दिल में अचानक एक इच्छा और भावना उत्पन्न हो जाती थी। वह चाहती थी कि वह उससे याद रखे और उससे बात करे, वह चाहती थी कि वह उसके लिए हमेशा मौजूद रहे। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कैसा एहसास था। वह इसे सिर्फ इतना ही बता सकती थी कि यह एक अवर्णनीय एहसास था। कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम क्यों चिंतित हो कि कोई यहाँ हमला कर सकता है? जुन ने दक्ष से पूछा। क्या तुम भूल गए वर्मिलियन अभी भी जीवित है? मुझे अभी भी संदेह है कि वह वही है जिसने मेरी मदद करने का नाटक करके मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा था, क्योंकि केवल वही जानता था कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। इसके अलावा अभी भी कई लोग हो सकते हैं जो इस बारे में जानते हैं और मुझे मारना चाहते हैं, जिनमें कुछ फीनिक्स संगठन के सदस्य भी शामिल हैं जो जानते हैं कि वर्मियन मुझे मारना चाहता है या नहीं। भले ही संभावनाएं दुर्लभ है क्योंकि वर्मियन शायद यहाँ नहीं है, फिर भी मैं यहाँ बैठा हुआ बत्तख नहीं बनना चाहता। तुम्हारे आसपास होने और हर चीज पर नजर रखने से मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। दक्ष ने जून को अपनी चिंताओं के बारे में बताया। ओह, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, जून ने बड़बड़ा हुए कहा और उसके करीब आकर खड़ी हो गई, खिड़की से बाहर देखने लगी। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि सुनाई सेना कहाँ है? अगर 3 दिन हो गए हैं जैसा कि आपने कहा तो वे वाकई बहुत देर से आए हैं। अगर वे समय पर होते तो उन्हें आधे दिन पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। क्या वे रास्ते में टाल मटोल कर रहे हैं? दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा कि उसे आश्चर्य हो रहा है कि सेना कहाँ हो सकती है। तभी उसने अचानक एक गार्ड को पूरे शहर में दौड़ते हुए देखा, जैसे कि नागरिकों को कुछ घोषणा कर रहा हो। जिन लोगों ने घोषणा सुनी वे भागकर अपने घरों की ओर लौटने लगे। ये हंगामा दक्ष ने सड़कों पर हो रहे हंगामे को देखते हुए बुदा ऐसा लगता है कि सुनाई सेना यहाँ है, उसने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तारक महत्कौल। इसके बाद उसने काली जंग लगी तलवार उठाई जो भी म्यान में थी और उसे अपनी पीठ पर रख लिया। सुनाई सेना मुझे तलवारों से पहचान सकती है। अब उस धोखेबाज दक्ष के मरने का समय आ गया है जिसने सुनाई साम्राज्य को मूर्ख बनाया था। असली सौदा अब लड़ाई में प्रवेश करेगा। दक्ष ने अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए और बाहर निकलते हुए कहा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वह होटल से बाहर निकल गया। रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति ने दक्ष को अपनी पीठ पर भारी तलवार लेकर जाते हुए देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि एक बच्चे के पास इतनी बड़ी 2 तलवारें क्यों होंगी, लेकिन उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यह अच्छा था कि वह परेशान करने वाला आदमी होटल से बाहर चला गया बिना होटल को उनकी गलती के लिए उजागर करने की धमकी दिए। उसे पता चल गया था कि शहर पर हमला हो रहा है। अगर दक्ष इस समय वहां से जाना चाहता तो वह उसे रो नहीं सकता था। भले ही दक्ष मर जाए लेकिन उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं था। वह होटल की सुरक्षा के लिए होटल के दरवाजे बंद करने से पहले सभी मेहमानों के लौटने का इंतजार कर रहा था। ताराकन रानकन। दक्ष होटल से बाहर निकलकर सड़क पर खड़ा हो गया और लोगों को अपने घरों की ओर भागते हुए देखने लगा। शहर के पहरेदार को शहर के उत्तरी प्रवेश द्वार की ओर भागते हुए देखा जा सकता था, जिससे दक्ष को यकीन हो गया कि यह सुनाई सामेकीना थी क्योंकि वे उत्तर से आ रहे थे। संयोगवश रॉयल पैलेस दक्षिण की अपेक्षा उत्तर की ओर अधिक निकट था। यही कारण था कि दक्ष ने आक्रमण के लिए उत्तर की ओर को चुना था। अल्पविराम। वह इस जगह के मेहमानों को शहर की रक्षा के लिए लड़ाई में भाग लेने के लिए उत्तर की ओर भागते हुए देख सकता था। वह भी उत्तर की ओर चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई जल्दी नहीं है। दक्ष शहर के उत्तरी भाग के पास पहुंच गया। जिस जगह पर पहले कड़ी सुरक्षा थी अब वहां सिर्फ 2 थे। हाँ, अब जबकि उत्तर पर हमला हो रहा है वे कुलीन क्षेत्र और शहर के आम लोगों के बीच नहीं रखे गए। ये तो अपेक्षित ही है। मुझे आश्चर्य है कि महल के प्रवेश द्वार पर होंगे या नहीं। दक्ष ने बुदा जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते, शहर पर हमला हो रहा है। अपने घर वापस जाओ। राजघरानों की भूमि के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। गार्डों ने
कहा, जैसे कि दक्ष को चेतावनी देते हुए उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हो। मुझे पता है कि शहर पर हमला हो रहा है, इसलिए मैं आपके राजा से मिलना चाहता हूँ। मेरे पास सभी की रक्षा करने और लोगों को बचाने का एक तरीका है। दक्ष ने गार्ड से कहा, चे तुम सच में अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, है ना? हमारे ज्यादातर शीर्ष योद्धा हमारी रक्षा कर रहे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस घटना के परिणाम में थोड़ा सा भी बदलाव कर पाओगे? तुम सच में सोच रहे हो कि अपनी पीठ पर 2 तलवारें लाद कर तुम कोई बहुत बड़े आदमी बन जाओगे? हाँ बच्चे भाग जाओ, ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। गार्ड ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा। दक्ष ने कोई मुखौटा नहीं पहना हो था, लेकिन वह फू चेन की तरह दिखने के लिए शरारत का मुखौटा पहन रहा था। हालांकि उसे पहचानने में विफल रहे और उन्हें लगा कि वह कोई सामान्य बच्चा है जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। अगर उन्होंने दक्ष को पहचान लिया होता तो उनके ताने स्पष्ट रूप से बहुत बुरे होते। मुझे लगा कि ऐसा ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी कीमत पर राजा से मिलूंगा, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उसने अपना हाथ पीठ की ओर लाकर जंग लगी काली तलवार की मूठ पर रखा और उसे म्यान से बाहर निकालकर आगे बढ़ने लगा। तुम कमीने, तुम हम पर हमला करने के बारे में सोचने की हिम्मत कर रहे हो? इस बच्चे को मार डालो, एक गार्ड ने दक्ष की ओर भागते हुए कहा। दूसरे गार्ड ने भी दक्ष की ओर दौड़ते हुए उसका पीछा किया। पहला रक्षक सबसे पहले दक्ष के पास पहुंचा और उसने तलवार से उस पर वार किया। अपनी किसी भी क्षमता का उपयोग किए बिना दक्ष ने बस अपनी तलवार घुमाई। उसकी तलवार दक्ष की तलवार से टकराए। अपनी क्षमताओं का उपयोग न करने के बावजूद उसकी कच्ची ताकत इतनी थी कि गार्ड प्रतिस्पर्धा की कल्पना भी नहीं कर सकता था। गार्ड टूटी हुई पतंग की तरह वापस उड़ गया, पास के घर की दीवार से टकराया और तलवार उसके हाथ से गिर गई। हालांकि गार्ड जिंदा बच गया, दूसरा दंग रह गया और वहीं रुक गया। मैं आप में से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं उस आदमी को आसानी से मार सकता था, न केवल वह बल्कि आप भी उसके बगल में मृत पड़े होते। यदि आप नहीं चाहते कि लोगों की जान अनावश्यक रूप से जाए तो मुझे अपने राजा के पास ले जाए, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे उनके पास नहीं ले जाएंगे तो मैं जबरदस्ती उनके पास जाऊंगा, लेकिन यह आपके या आपके साथी रक्षकों के लिए अच्छा नहीं होगा। दक्ष ने उस आदमी की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। उन्होंने एक हल्का सा भ्रम भी पैदा किया जिससे गार्ड को दक्ष के शुरू में एक सिंदूरी पक्षी की छाया दिखाई दी। तुम्हारे अंदर भी मास्टर वर्मिन जैसी ही युद्ध भावना है तो तुम वाकई हमारी मदद कर सकते हो। कृपया आओ, मैं तुम्हें महामहिम के पास ले चलूंगा, साथ ही हमें जलाकर राख न करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। दूसरे गार्ड ने दक्ष के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है, मुझे अपने राजा के पास ले चलो। तुम्हारा बर्बाद किया गया हर सेकंड इस राज्य के अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकता है, दक्ष ने कहा। कृपया मेरे पीछे आइए, गार्ड ने कहा और रॉयल प्लेस की ओर चलने लगा। तुम यहाँ पहरा दो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, उसने दूसरे गार्ड से कहा जो उसके जाने से पहले खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। दक्ष का पीछा करते हुए राजा के शाही महल में पहुंच गया। 5 रक्षक शाही महल के प्रवेश द्वार पर उसकी रखवाली कर रहे थे। वो बच्चा, क्या ये उस गद्दार का बेटा नहीं है? हमारा अपना आदमी उस कमीने को यहाँ क्यों ला रहा है? ये बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं है। देखो वह उस कमीने से कितने सम्मान से बात कर रहा है, वह हमारे सुरक्षा कर्मियों की प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहा है। वह कमीना। 5 गार्ड आपस में बात कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि दक्ष को शाही सेना के एक साथी गार्ड द्वारा यहाँ लाया जा रहा है। अल्पविराम, अंदाज मत लगाओ, मुझे खुद उससे बात करने दो ताकि पता चल सके कि वह क्या कर रहा है। हो सकता है कि वह उस आदमी को कैदी बनाकर यहाँ ला रहा हो, आगे चल रहे गार्ड ने कहा और बाकी लोगों को किसी नतीजे पर पहुंचने से रोक दिया। उसने दक्ष को ले जा रहे गोरे गार्ड को देखा। गार्ड दक्ष को महल के करीब ले आया, लेकिन इससे पहले कि वह पास पहुंच पाता उसने देखा कि अन्य गार्ड उसे रुकने का इशारा कर रहे थे। उनकी चिंताओं को समझते हुए ब्लड गार्ड जो पहले दक्ष के साथ खड़ा था ने उनकी ओर देखा। तुम यहीं रहो, मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हें पता है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वे चिंतित होंगे, उसने दक्ष से कहा और फिर वह महल की रखवाली कर रहे अन्य 5 गार्डों की ओर चला गया। तुम उस गद्दार के बेटे को यहाँ क्यों ला रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जैसे ही वह पास पहुंचा पहरेदार ने गोरे पहरेदार से पूछा। ये सुनकर गोरा उलझन में पड़ गया। वह यहाँ इस आदमी के बारे में बात करने आया था जिससे वह मिला था। उसने मेरी उत्तेजना में दक्ष का नाम भी नहीं पूछा, लेकिन दूसरों की बातें सुनने के बाद उसे लगा कि वह कुछ भूल गया है। गद्दार का बेटा, तुम्हारा क्या मतलब है? गोरा उलझन में पूछा। क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो मेरे पीछे खड़ा है? बेशक हम जानते हैं, केवल एक मूर्ख ही नहीं जान सकता कि वह आदमी कौन है। वह उस आदमी का बेटा है जिसने हमारे राज्य को धोखा दिया। वह पिछले फीनिक्स संगठन के नेता डेमन का बेटा है, एक गार्ड ने कहा। क्या वह इतना घटिया है? ऐसा नहीं हो सकता। डेमन के बेटे के पास वर्मियन वॉर स्पिरिट क्यों होगी? भले ही मुझे उसे पहले देखने का मौका नहीं मिला, फिर भी मुझे पता है कि दक्ष के पास पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट है जो स्पिरिट वॉरियर कॉलेज प्रवेश परीक्षा में पता चला था। मेरे पीछे वाले लड़के के पास वर्मिलियन वॉर स्पिरिट है। वह आदमी नहीं हो सकता जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, ब्लड गार्ड ने जोर देकर कहा। क्या
क्या उस आदमी में बमिल वॉर स्पिरिट है? गार्ड ने चौंक कर पूछा। हाँ, उसने मुझे दिखाया। उसने एक बार से एक गार्ड को भी हरा दिया। यह आदमी ताकतवर है। अगर वह वास्तव में दक्ष है तो इसका मतलब ये होगा कि वह पहले अपनी ताकत छिपा रहा था। ब्लड गार्ड ने अतीत के बारे में बात करते हुए कहा, हम उसकी युद्ध भावना का परीक्षण बाद में कर सकते हैं, पहले हमें ये बताओ कि तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? महल के रक्षकों के नेता ने चिंता में पूछा। वह हमारे पास आया और कहा कि वह हमारे शाही शहर को बचाने के लिए लड़ाई में शामिल होना चाहता है। हमने सोचा कि वह सिर्फ एक बच्चा है और मजाक कर रहा है। जब उसने हमारी बात नहीं सुनी तो हमने उस पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी युद्ध भावना का उपयोग किए बिना सिर्फ एक ही चाल में मंगलिया को हरा दिया। फिर उसने हमें अपनी युद्ध भावना दिखाई और कहा कि वह हमें तुरंत मार सकता था, लेकिन वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। सुनहरे बालों वाली ने दूसरों से कहा, मैं उसे राजा से मिलवाने के लिए ला रहा था ताकि वह तय कर सके कि उसे इस आदमी की मदद चाहिए या नहीं। आखिरकार वह एक वर्मियन व स्पिरिट धारक है और वह मजबूत है। वह अगला मास्टर वर्मियन हो सकता है, उसने आगे कहा, लेकिन वह उस गद्दार का बेटा है। भले ही वह ताकतवर हो, हम उसे शामिल नहीं होने देंगे। वह जरूरत के समय हमें धोखा देगा जैसे उसके पिता ने दिया था। एक अन्य गार्ड ने कहा, यह तो महामहिम को तय करना है, हम बस उन्हें इस बारे में बता सकते हैं और उनके फैसले का इंतजार कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे कर्तव्य की उपेक्षा होगी। सुनहरे बालों वाले गार्ड ने कहा, चूंकि वह दक्ष को यहाँ लाया था इसलिए वह उसे दूर नहीं धकेलना चाहता था। सुनहरे बालों वाले लड़के को दक्ष की धमकी याद आ गई कि अगर उसे राजा तक पहुंचने के लिए सभी को मारना पड़ा तो वह ऐसा करेगा। उसने दक्ष की ताकत तब भी देखी थी जब उसने अपनी युद्ध भावना का इस्तेमाल नहीं किया था। वह कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि अगर दक्ष ने अपनी वर्मिलियन युद्ध भावना का इस्तेमाल करके उन सभी को मार डाला तो क्या होगा। वह ऐसा नहीं चाहता था। खुद को बचाने के लिए उसे दक्ष को राजा से मिलवा था। ठीक है, जब तक वह हमें ये साबित कर दे कि उसमें सिंदूरी युद्ध आत्मा है, हम उसे राजा के सामने पेश कर सकते हैं। महल के रक्षकों के नेता ने अपना सिर हिलाते हुए सहमति जताई। बहुत बढ़िया, मैं उसे तुम्हें दिखाने के लिए ले जाऊंगा, सुनहरे बालों वाले गार्ड ने उत्साह से कहा। और फिर वह दक्ष के पास गया और उससे कहा कि वह अपनी वर्मिलियन युद्ध आत्मा दिखाए। दक्ष ने आकाश में अपने हाथ ऊपर उठाने से पहले 10 कदम पीछे हटे। अपने भ्रम के नियम का उपयोग करते हुए उसने अपने पीछे एक वर्मियन छाया प्रकट की। वह एक स्पिरिट वॉरियर होने का भ्रम पैदा करने में कामयाब रहा। जिसके पास वर्मियन व स्पिरिट थी, उसने पहले ही वर्मियन को ड्रैगन स्क्वाड लीडर के साथ लड़ाई के खिलाफ अपनी वॉर स्पिरिट निकालते हुए देखा था, जिससे उसके लिए यह आसान हो गया। ठीक है, तुम में वास्तव में वर्मियन युद्ध भावना है। ऐसा लगता है कि यह मास्टर वर्मियन की युद्ध भावना जितनी ही मजबूत है, भले ही तुम इतने छोटे हो। आओ, मैं तुम्हें हमारे राजा के पास ले चलता हूँ, गार्ड के नेता ने कहा। और उसने दक्ष को 4 अन्य गार्डों के साथ महल के अंदर ले गया, केवल एक को पीछे छोड़ दिया। अल्पविराम तारांकित बहुत खराब है। दक्षिणी सीमा पर एक संदेशवाहक भेजकर वर्मिलियन और अन्य लोगों को यहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी दीजिए, हमें मदद की जरूरत हो सकती है। अक्षराज्य का राजा सिंहासन पर बैठा किसी से बात कर रहा था। हाँ महाराज, उस व्यक्ति ने रॉयल हॉल से बाहर निकलते हुए कहा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। कौन जानता था कि यह सुनाई साम्राज्य इतना चालाक होगा। भले ही हम अचानक युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले से ही हम पर 2 तरफ से हमला करने की योजना बना ली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रॉयल ट्यूटर को इसलिए मारा क्योंकि वे चाहते थे कि हम युद्ध करें? क्या हम में फंस गए? राजा ने खाली दालान में खुद से कहा। अचानक राजभवन का द्वार खुला और उसने राजा को कुछ बताया। राजा ने अपना सिर हिलाया। बाकी 4 पहरेदार दक्ष के साथ अंदर आए। गार्ड के नेता ने दक्ष के बारे में सब कुछ बताया, जिसमें उसकी बमिल युद्ध आत्मा और मदद करने का सुझाव भी शामिल था। राजा ने दक्ष की ओर देखा जो उसकी ओर ही देख रहा था। क्या तुम हमारी मदद करना चाहते हो? राजा ने दक्ष से पूछा। हाँ महाराज, दक्ष ने उत्तर दिया। राजा ने फिर पूछा, सब कुछ होने के बावजूद इस राज्य ने तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये राज्य हमेशा मेरा घर रहेगा। अपने घर की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इस बात पर यकीन कर लेंगे? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम हमसे से नफरत ना करो। ये तुम्हारी कोई साजिश होगी। पहरेदार, उसे गिरफ्तार करो और कैद करो। राजा ने दक्ष के जवाबों पर उपहास किया और फिर अपने पहरेदार को आदेश दिया, अल्पविराम गार्डो, उसे गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। राजा ने दक्ष के जवाबों पर उपहास किया और फिर अपने गार्डों को आदेश दिया। दक्ष ने राजा की बातें सुनी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि सुनहरे बालों वाला गार्ड चिंतित लग रहा था। उसने पहले भी दक्ष का गुस्सा देखा था। उसे चिंता थी कि दक्ष फिर से गुस्से में लोगों पर हमला कर सकता है। उसने दक्ष पर नजर रखी ताकि जब दूसरे गार्ड उसकी तरफ जाए तो वह कुछ कर सके। दक्ष ने गार्डों को अपनी ओर आते देखा और मुस्कुराया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ और मैं खुद को गिरफ्तार होने दूंगा। बस याद रखना, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है। मैंने तुम्हारी
सेना देखी है, 2 घंटे में सुनाई सेना यहाँ आ जाएगी। तुम्हें मेरी जरूरत मुझसे ज्यादा है, मैं बस अपने राज्य की मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि यह बच जाए तो तुम मुझे जरूर रिहा कर दोगे, दक्ष ने राजा से कहा और फिर वह वापस मुड़ा। मुझे मत छुओ, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे छूने की हिम्मत मत करना, उसने गरजते हुए कहा। जब उसने देखा कि दक्ष की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, तुम मेहमान नहीं बल्कि कदी हो, चलो पहले तुम्हारे हथियार ले लेते हैं, एक गार्ड ने धरते हुए कहा और दक्ष की पीठ पर लगी 2 तलवारों की ओर हाथ बढ़ाया। दक्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, उसे बाएं ओर घुमाते हुए उसने उसे छोड़ दिया, जिससे दीवार से टकरा गया। अन्य दंग गए जब उन्होंने देखा कि दक्ष अपने साथी गार्डों को दूर फेंक रहा है। उन्होंने तलवार निकालकर जबरदस्ती दक्ष के हथियार छीन लिए। राजा भी ये देखकर हैरान रह गया, दक्ष की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इससे पहले कि राजा को कुछ समझ में आता कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि बाकी 3 फर्श पर पड़े हैं और दर्द से कराह रहे हैं। दक्ष ने अभी तक उन्हें नहीं मारा था। अल्पविराम केवल सुनहरे बालों आदमी ही जीवित लग रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तब तक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ जब तक मुझे छुआ नहीं जाता। मैंने आत्मसमर्पण किया क्योंकि मैं महामहिम की इच्छा का सम्मान करना चाहता था, न कि इसलिए कि मैं अपराधी था। मैं अपने साथ ऐसा व्यवहार नहीं होने दूंगा, कोई भी मेरी गरिमा को कुचल नहीं सकता। मैंने यहाँ किसी को नहीं मारा, इसका एकमात्र कारण ये था कि मैं अपनी मातृभूमि का सम्मान करता हूँ और अपनी सेना को कमजोर नहीं करना चाहता। दक्ष ने जमीन पर पहरेदार की ओर देखते हुए घोषणा की, क्या तुम मुझे सम्मान पूर्वक कोठरी में ले जाओगे या मुझे तुम्हें पीटना चाहिए और खुद उस जगह को ढूंढना चाहिए? उसने सुनहरे बालों वाले गार्ड से पूछा। आहा राख, सुनहरे बालों वाले ने शुरुआती हकलाहट के बाद जवाब दिया। उसने राजा की ओर देखा और कोई विरोध न देखकर उसने दक्ष को अपने पीछे आने को कहा। महाराज याद रखिए, मैं आपकी आखिरी उम्मीद हो सकता हूँ। जब आपको लगे कि आपको मेरी मदद की जरूरत है तो आप खुद ही कोठरी में आ जाए और मैं तब भी मदद करूंगा। दक्ष ने जाने से पहले आखिरी बार राजा की ओर देखते हुए कहा। दक्ष को दोनों तलवारों के साथ कोठरी में ले जाया गया। उसे एक कोठरी दिखाई गई जिसका दरवाजा सुनहरे बालों वाले आदमी ने खोला। जैसे ही दक्ष ने कोठरी में प्रवेश किया, सुनहरे बालों वाला दरवाजा बंद करके चला गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम राज्य पर कब्जा करने के लिए सेना लेकर आए हो और तुम उसी सेना के खिलाफ राजा की मदद करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम खुद का विरोध नहीं कर रहे हो? आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे पास राजा को मारने और राज्य पर कब्जा करने का इतना अच्छा मौका था, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मुकदमा तुरंत खत्म हो गया होता। जून ने दक्ष से पूछा जो उसके पास दिखाई दिया। मैं अपने खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, ये हमेशा से मेरी योजना रही है। मैं राज्य पर कब्जा करूंगा और यह बलपूर्वक भी होगा। हालांकि नागरिक मेरा विरोध नहीं करेंगे, ये सिंहासन पर पूरी तरह से उचित होगा, कम से कम बाकी सभी की नजर में। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, सबसे पहले मुझे बाकी राजकुमारों को मारना होगा। सबसे बड़े राजकुमार को पहले ही सिंहासन के अधिकार से निष्कासित कर दिया गया है, मुझे बाकी लोगों को भी खत्म करना होगा। जेल के अंदर होने से मुझे अच्छा कवर मिलेगा, उसने कोठरी से बाहर देखते हुए कहा। वह अपनी दिव्य इंद्रिय से पूरे महल को देख चुका था, उसने राजकुमारों के पोस्ट भी देखे थे। अब उसे इस बात का पूरा अंदाजा था कि महल में कौन कौन राजकुमार कहाँ है। सेना को 2 घंटे के भीतर शाही महल को घेर लेना चाहिए। राजा संभवतः उससे पहले ही मदद मांगने आ जाएगा। अल्पविराम, मुझे अभी भी समझ नहीं आया, तुम राजकुमारों के साथ राजा को भी क्यों नहीं मार देते? जून ने फिर पूछा। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जानता हूं, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही उसके चारों ओर का स्थान अस्थिर होने लगा, उसकी आंखों का रंग बदल गया और वे तारों जैसे काले हो गए। वह जेल से गायब हो गया और एक कमरे में प्रकट हुआ जहाँ एक युवक आराम से सो रहा था। वह आदमी इतनी शांति से सो रहा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे पता भी नहीं था कि राज्य में क्या हो रहा है। बिस्तर की ओर बढ़ते हुए उसने अपनी तलवार उस आदमी की छाती में घुसा दी। चाकू लगने से उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गई। दर्द से चीखने के लिए उसके होंठ खुले, लेकिन वह चीख नहीं सका क्योंकि दक्ष ने उसका मुंह तुरंत बंद कर दिया था। वह तुरंत मर गया। उस आदमी को मारने के बाद दक्ष ने उसके शरीर को कंबल से ढक दिया और फिर गायब हो गया। दक्ष को सभी राजकुमारों को चुपके से मारने में बस कुछ ही मिनट लगे। सबको मारने के बाद वह वापस जेल की कोठरी में चला गया। वह 5-6 मिनट से भी कम समय से कोठरी से गायब नहीं हुआ था। दीवार की ओर वापस चलते हुए दक्ष दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। वह राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा और अपनी आंखें बंद करके समय का सदुपयोग करने के लिए साधना करने लगा। तारक महत का उल्टा दक्षिणी सीमा पर चले गए थे। जो रक्षक पीछे रह गए थे वे अच्छे थे, लेकिन वे सुनाई साम्राज्य की अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना के सामने असफल होते दिख रहे थे। सुनाई साम्राज्य की सेना ने 10 लोगों को खो दिया, जबकि अक्ष साम्राज्य ने पहले ही 100 लोगों को खो दिया था। वे मारे जा रहे थे और उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि यह अक्ष साम्राज्य की रक्षा की अंतिम पंक्ति थी। उन सभी को मार डालो और शाही
महल पर कब्जा कर लो, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। सुनाई जनरल ने एक ही हमले में 2 दुश्मन सैनिकों को मार गिराते हुए कहा। अल्पविराम सुनाई साम्राज्य की सेना का सेनापति जनरल हो। आगे बढ़ते हुए अक्ष सेना के सैनिकों को एक के बाद एक मारता रहा। अक्ष की सेना जो शाही शहर के भीतर रह गई थी वह उनकी मुख्य सेना नहीं थी, इसलिए उनमें से कोई भी जनरल हु का सामना नहीं कर सकता था जो सुनाई साम्राज्य का मुख्य से सेनापति था। फीनिक्स संगठन जो ऐसे समय में राज्य की रक्षा करता, उसका कोई भी सदस्य यहाँ नहीं था। वे सभी दक्षिणी सीमा पर थे, ड्रैगन स्क्वाड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी सेना की मदद कर रहे थे। तारक महत का उल्टा चाहिए था, अगर वे कम से कम सक्षम है तो सुनाई सेना को जल्द ही रॉयल पैलेस की ओर बढ़ना चाहिए। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसने कोटरी की सलाखों की ओर देखा, मानो वह किसी का इंतजार कर रहा हो। जल्द ही वह कदमों की आवाज सुनने में सक्षम हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वह खड़ा नहीं हुआ। महामहिम आपसे मिलना चाहते हैं। एक दक्ष की कोठरी के सामने रुका और दक्ष को सूचित किया, वह मुझसे मिलना चाहता है, क्या वह यहाँ नहीं है? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, जैसे कि वह इस प्रश्न का उत्तर पहले से ही जानता हो। वह तुमसे मिलने क्यों आएगा? वह हमारा सर्वशक्तिमान शासक है, मेरे साथ आओ। गार्ड ने सख्ती से दक्ष से कहा। वापस उसके पास जाओ और उसे बताओ कि मैंने आने से मना कर दिया है। साथ ही उसे ये भी याद रखना कि मैंने जाने से पहले उससे क्या कहा था। उसे समझ जाना चाहिए कि मेरा क्या मतलब है। दक्ष ने अपनी आंखें बंद करने से पहले कहा। अल्पविराम ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि वह सुन ही नहीं पा रहा था। अंततः ने एक गहरी सांस ली और फिर वापस मुड़कर चला गया। मैंने राजा से कहा कि अगर उसे मेरी मदद चाहिए तो उसे खुद ही मेरे पास आना होगा। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर वह अपने राज्य को बचाना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से मेरे पास आना होगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जुन, क्या तुम शर्त लगाना चाहोगे कि राजा को मुझसे मदद मांगने में कितना समय लगेगा? उसने जुन से पूछा जो उसके पास बैठा था। नहीं, मैं कोई शर्त नहीं लगाना चाहती, आप हमेशा जीतते हैं, ज्यादातर धोखाधड़ी करके। मैं अब कोई जोखिम नहीं लूंगी। जुन ने आंखें घुमाते हुए शर्त में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए कहा। ठीक है, बिना शर्त के ये हो है, मैं तुम्हें एक बाधा दूंगा, तुम किसी भी समय चुन सकते हो, जब तक तुम सही हो तुम जीतोगे। दक्ष ने कहा, अभी भी उसे शर्त लगाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं फिर से तुम्हारी चालों में नहीं फंसने वाली, मुझ पर पहले से ही तुम्हारा कुछ बकाया है, हारने के बाद में तुम्हारा कोई और कर्जदार नहीं रहूंगी। जुन ने मना कर दिया। तुम सच में बहुत डरी हुई हो है ना? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। ठीक है, मैं आपकी और भी मदद करूंगा, मैं आपको जवाब बताऊंगा, वह 5 मिनट में यहाँ आ जाएगा, आप मुझे वह जवाब दे सकते हैं और शर्त लगा सकते हैं, आप निश्चित रूप से जीतेंगे। दक्ष ने फिर कहा, लेकिन जून ने उसे मना कर दिया। ठीक है, ये तुम्हारा नुकसान है, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। हालांकि जून को संदेह था कि दक्ष सच कह रहा था, फिर भी उसने उसकी बात नहीं सुनी। समय बीतता गया और जल्द ही 4 मिनट बीत गए। राजा का कोई पता नहीं था। 30 सेकंड और बीत गए। जून को आखिरकार यकीन हो गया कि दक्ष उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। उसका जवाब निश्चित रूप से गलत था। हालांकि उसने ऐसा सोचा था, लेकिन वह गलत साबित हुई, क्योंकि राजा वास्तव में दक्ष द्वारा दिए गए 5 मिनट खत्म होने से पहले ही आ पहुंचे। राजा दक्ष की कोठरी के सामने खड़ा हुआ और सलाखों पर थपथपाया। दक्ष ने अपनी नजर उठाई, उसकी नजर राजा से मिली। अल्पविराम, दुश्मन ने हमारी अंतिम रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया है, अगर हम कुछ नहीं करते तो हम हार जाते, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम ही हमारे इस राज्य को बचाने की आखिरी उम्मीद हो। राजा ने गंभीरता से कहा। आखिरकार तुम्हें समझ आ गया कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। ठीक है, इस राज्य ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बावजूद यह अभी भी मेरी मातृभूमि है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और दुश्मनों को हराओ। दक्ष ने खड़े होकर कहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। राजा ने को दक्ष की कोठरी खोलने के लिए कहा और उसे बाहर जाने दिया। तुम्हें जल्दी करना चाहिए, वे रास्ते में है, उन्हें शाही महल से दूर ही रोक लो ताकि युद्ध की लपटें शाही महल तक न पहुंचे। राजा ने दक्ष से कहा और उसने गहरी सांस ली। चिंता मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उन्हें रोक दूंगा। महल की सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखो, दुश्मन तुम्हारी हत्या करने के लिए 1 या 2 लोगों को भेजने की कोशिश कर सकता है, खुद को सुरक्षित रखो। दक्ष ने राजा को चेतावनी देते हुए कहा। एक छोटा सा बीज बोते हुए जिसका उपयोग राजा तब कर सकता था जब उसे पता चले कि उसके बेटे मर चुके हैं, वह हथियारों को दोषी ठहराए। दक्ष ने राजा को भ्रमित छोड़कर चलना शुरू कर दिया। राजा सिंहासन कक्ष में वापस चला गया जहां वह सबसे अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह मेरी आखिरी उम्मीद है, अगर वह हार गया तो सब खत्म हो जाएगा, राजा ने सिंहासन कक्ष की ओर चलते हुए कहा। उसकी नजर में राज्य पहले ही मर चुका था। भले ही उसने दक्ष को युद्ध में भेजा था, लेकिन उसे अपनी जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। वह पहले से ही एक भयानक हार के लिए तैयार था, लेकिन वह भागने को तैयार नहीं था। वह चाहता था कि जब मौत आए तो वह उसका सीधे सामना करे। तारांकित कन तारक महत का उल्टा, जिन लोगों को मैं यहाँ लेकर आया था उन्हें मारना, मुझे कहना होगा कि यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने
सोचा था? दक्ष ने उत्तर की ओर चलते हुए कहा। वह बहुत सहजता से चल रहा था, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं लग रही हो। यद्यपि वह धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, फिर भी वह आगे बढ़ती हुई सुनी सेना तक पहुंचने में सफल रहा। हाँ, एक और सैनिक मौत की तलाश में यहाँ आ रहा है। जनरल ने को अपनी ओर आते हुए देखकर बड़बड़ाया। वह दक्ष को उस व्यक्ति के रूप में नहीं पहचान पाया जो उसके साथ सेना का नेतृत्व करने वाला था, क्योंकि वह अब एक अलग चेहरा बना रहा था। एक भी व्यक्ति? क्या वे कोई भी गार्ड ढूंढ कर भेज रहे हैं जो उन्हें मिल जाए? जनरल हने उपहासपूर्ण लहजे में हंसते हुए कहा। उसने अपने पास खड़े सिपाही की ओर देखा। जनरल हने सैनिक से कहा, जाओ और उसे मार डालो। उन्होंने आगे कहा, यहाँ तक कि अपने किसी आदमी को उसके पीछे भेजना भी जाती होगी। अल्पविराम। बहुत बुरा हुआ कि मैं अक्ष के सैनिकों के लिए आधा आदमी भी नहीं भेज सका। ये लोग सचमुच बहुत घटिया है। जनरल ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा। एक सैनिक अपनी भारी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा और जोरदार प्रहार करते हुए दक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही वह आदमी दक्ष के पास पहुंचा, हवा का प्रवाह बदल गया और 1,00,000 उस आदमी की छापर लगी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। दोनों तलवारें अभी तक बाहर भी नहीं निकली थी। दक्ष ने एक ही लात से सैनिक को हरा दिया था। सेना छोड़ने के बाद से उसकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। अब वह एक ऐसा व्यक्ति था जो आकाशीय क्षेत्र का साधक था। उसकी ताकत ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना वे कर सके, यहाँ तक कि उसकी शारीरिक शक्ति भी इस दुनिया में किसी भी साधक से ज्यादा थी। ने को देखा जो अपने पैरों पर लेटा हुआ था। वह हिल भी नहीं रहा था, मानो वह मर गया हो। वह कोई सामान्य गार्ड नहीं लगता। तुम 10 लोग एक साथ जाओ और उसे मार डालो। जनरल हू ने अपने साथी गार्डों को आदेश दिया। ऐसा लग रहा था कि अभी भी 100 गार्ड बचे हुए हैं। 10 मेहमान समूह से बाहर निकलकर दक्ष की ओर भागने लगे। हालांकि जब वे दक्ष के पास पहुंचे तो उसने आखिरकार अपनी 2 तलवारें निकाल ली और बलि की तरह आगे बढ़ा। हालांकि इस बार वह टेलीप नहीं हुआ, वह केवल अपनी गति तकनीक का उपयोग कर रहा था जो तेज थी लेकिन वास्तविक टेलीप की तुलना में बहुत धीमी थी। इससे पहले कि जनरल हू को कुछ समझ में आता कि क्या हुआ, उसने दक्ष के पास जनरल की लाशें पड़ी देखी। सभी 10 लाशें सिर विहीन लग रही थी। दक्ष अपने हाथ में 2 तलवारें पकड़े हुए था, दोनों से खून टपक रहा था। ये तलवारें ये तुम्हारे पास क्यों है? ने आश्चर्य से कहा। जब उसने दक्ष के हाथ में तलवार देखी, वह नहीं जानता था कि दक्ष वही व्यक्ति है जिसे उसके साथ राज्य पर कब्जा करने के मिशन पर यहाँ भेजा गया था। अल्पविराम। वह नहीं जानता था कि ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों ने अलग अलग चेहरे इस्तेमाल किए थे और उनमें से कोई भी वास्तविक व्यक्ति का असली चेहरा नहीं था। तुम्हारा मतलब इन तलवारों से है? मैंने इन्हें उस आदमी से लिया था जिसने मेरी हत्या करने की कोशिश की थी। वह बुरी तरह असफल रहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम अब उसकी लाश को पहचान भी पाओगे? दक्ष ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। वह इस बात पर आश्चर्यचकित था कि वह आत्महत्या के बारे में बातें पढ़ रहा था। असंभव। आप उस राक्षस से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं जिसने अपने मार्ग में आने वाले शहरों को नष्ट कर दिया? आप वास्तव में कौन है? जनरल ने चेहरे पर अविश्वास का भाव लाते हुए पूछा। मैं अक्ष साम्राज्य की रक्षा की अंतिम पंक्ति हूँ। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, दक्ष ने शांति से जवाब दिया और जनरल हू की ओर चलने लगा। सब लोग, वह एक शक्तिशाली दुश्मन है, एक साथ हमला करो। जनरल हू ने गरजते हुए अपने आदमियों को आदेश दिया और बाकी सैनिकों के साथ दक्ष की ओर दौड़ पड़े। आप मुझे कम नहीं आंक रहे हैं, यह अच्छी बात है, हालांकि यह काफी अच्छा नहीं है, दक्ष ने थंडर ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए कहा। काले बादलों ने साफ आसमान को घेर लिया और गरजने लगे। दक्ष ने तलवार वाले आदमी की ओर इशारा किया जिससे बिजली उस दिशा में गिरी जिस ओर वह इशारा कर रहा था। बिजली का एक बोर्ड सीधे जनरल हू के ऊपर गिरा जो इस कौशल से अजान लग रहा था। वह सोचता था कि ऐसा करने के लिए थंडर वर स्पिरिट की आवश्यकता होती है। चूंकि उसने दक्ष के पीछे वह स्पिरिट शैडो को आते नहीं देखा था, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि बिजली का बोल्ट उस पर गिरेगा। इस संभावना से अनजान उसने कोई सावधानी नहीं बरती। जब बिजली गिरी तो वह बच नहीं सका, उसकी तुरंत मौत हो गई। तुम्हारा नेता चला गया है। आमतौर पर मैं गुंडों को मारने में अपना समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें अभी जाने भी नहीं दे सकता, तुम्हें मरना होगा। दक्ष ने उन गार्डों की ओर देखते हुए कहा जो अभी भी जीवित थे। अपनी तलवारें हवा में लहराते हुए वह उन सैनिकों की ओर बढ़ा जो अब युद्ध करने में हिचकिचाना ने अपने नेता को खो दिया। उसका पूरा मनोबल खत्म हो गया, जिससे दक्ष के लिए सैनिकों को खत्म करना और भी आसान हो गया। तारांकित तरानकन और यह आखिरी है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपनी तलवार सुनाई सैनिकों में से एक की छाती के अंदर घुसा दी। उसने तलवार खींच ली जिससे वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। इधर उधर देखने पर उसने देखा कि पूरी जगह खाली थी। सभी सुनाई सैनिक मर चुके थे, उनकी लाशें जमीन पर पड़ी थी और उनके खून से सड़क लाल रंग में रंग गई थी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि कुछ नागरिक अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे। जब उसने आखिरी दुश्मन को मार गिराया तो सभी लोग जो छिपकर लड़ाई देख रहे थे अपने घरों से बाहर आ गए और दक्ष की जय जयकार करने लगे। उनकी नजर में दक्ष एक नायक था जिसने राज्य को बचाया था। कुछ लोगों ने दक्ष को पहचान लिया था, वे जानते थे कि वह कौन था। ये जानते हुए भी उन्होंने दक्ष के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसके पिता ने सुनाई राज्य के खिलाफ राज्य को धोखा दिया।
लेकिन बेटे ने हमें बचा लिया, वह बहुत अच्छा बच्चा है, अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं। हमने वाकई इतने सालों तक उसके साथ बहुत बुरा किया। ऐसा लग रहा था कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही विचार चल रहा था। वे आज दक्ष को एक बड़ी रोशनी में देख रहे थे। धन्यवाद युवक, तुमने हमारे राज्य को बचा लिया। एक वृद्ध कुलीन ने दक्ष को धन्यवाद दिया। यह मेरा भी राज्य है गुरुजी, अपनी मातृभूमि को बचाना मेरा कर्तव्य था। दक्ष ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, हाँ तुम सच में एक अच्छे बच्चे हो। हमने इन सभी वर्षों में तुम्हें वास्तव में गलत समझा, कृपया हमें माफ कर दो गुरुजी। बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष से माफी मांगते हुए कहा, चिंता मत करो गुरु, मैं इससे समझ सकता हूँ। मेरे पिता ने सभी को धोखा दिया, यह आपकी गलती नहीं थी। उसके बाद कोई भी हमारे परिवार पर भरोसा खो देगा। दक्ष ने जवाब दिया, मुझे खुशी है कि मुझे उनकी गलतियों को सुधारने का मौका मिला। खैर अब मुझे विदा लेनी चाहिए, मुझे ये खुशखबरी महामहिम को भी देनी है। जाने से पहले उन्होंने अपनी बात जारी रखी, राज्य को बचाने के लिए लगातार हो रही प्रशंसा के बीच दक्ष शाही महल में वापस चला गया। वह नहीं जानता था कि यह कितनी जल्दी होगा, लेकिन उसे यकीन था कि यह खबर कुछ ही घंटों में पूरे रॉयल सिटी में फैल जाएगी। इस राज्य में फू कबीले की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। अब बाकी चीजों को संभालने का समय है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। अल्पविराम दक्ष शाही महल में प्रवेश कर सीधे राजा के कक्ष में गया, जबकि उसके द्वारा राज्य को बचाने की खबर पूरे राज्य में फैल रही थी। इस बार किसी भी गार्ड ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वे सभी जानते थे कि दक्ष अब राजा के लिए काम कर रहा था। राजा के कक्ष में प्रवेश करते हुए उसने कहा, महाराज मिशन सफल रहा, मैंने आपके शत्रुओं का खात्मा कर दिया है, राज्य घुसपैठियों से सुरक्षित है। राजा गहरी सोच में डूबा हुआ बैठा था, उसने दक्ष को अंदर आते हुए देखा भी नहीं। जब दक्ष ने बोलना शुरू किया तभी उसे एहसास हुआ कि दक्ष यहाँ है। चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ उसने अपना सिर उठाया और दक्ष की ओर देखा। तुम मर नहीं गए, तुमने क्या कहा? तुमने उन्हें मार डाला, सच में राज्य वास्तव में बच गया है? राजा को यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि क्या हो रहा है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि दक्ष जीत गया है। हाँ, महामहिम की कृपा से मैं रॉयल सिटी को परेशान करने वाली परेशानियों को दूर करने में सक्षम था, हम सुरक्षित लग रहे हैं, दक्ष ने शांत स्वर में कहा। वह जानता था कि अब राजा बहुत खुश होगा क्योंकि वह सुरक्षित है, कम से कम वह यही उम्मीद तो कर सकता था, लेकिन राजा शायद नहीं आएगा, कम से कम उसने यही सोचा था। अच्छा काम, तुम प्रशंसा के पात्र हो, मुझे कहना चाहिए कि हमने इन सभी वर्षों में तुम्हारे साथ गलत किया। शाही शिक्षक ने कहा था कि तुम अपने पिता की तरह बुरे हो, जिन्होंने हमें धोखा दिया, इसलिए हम तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार कर रहे थे। हमें वर्मिलियन की बात सुननी चाहिए थी और उस पर विश्वास करना चाहिए था जब उसने कहा था कि बेटे के लिए पिता के मार्ग पर चलना आवश्यक नहीं है। राजा ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि इस राज्य में दक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया गया। हम उसे अब भी लगता है कि फू चेन के पिता ने राज्य को धोखा दिया है, या तो वह झूठ बोल रहा है या सुनाई राजा ने झूठ बोला। ये भी संभव हो सकता है कि उसका इसमें कोई हाथ ना हो और यह सब शाही ने किया हो। सवाल अभी भी बना हुआ है, उस आदमी के साथ वास्तव में क्या हुआ? वर्मियन को उसके पत्रों में जिस तरह से बात की गई है उससे जवाब पता होना चाहिए। जहां तक राजा की बात है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह वैसे भी जल्द ही मर जाएगा, दक्ष ने सोचा और उसने राजा को सम्मान पूर्वक देखा। मैं समझ सकता हूँ महाराज, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। मैं जानूं कि जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपको धोखा देता है तो ये दुखद होता है, कोई भी दुखी हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद आपने हमें जीवित रहने दिया और उस व्यक्ति के पापों के लिए हमें नहीं मारा, और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उन्होंने राजा से कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम वाकई बहुत समझदार व्यक्ति हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमने जो किया उसके लिए तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, राजा ने कहा और वह दिल खोलकर हंसा। अल्पविराम, उसने पुकारा। कक्ष का दरवाजा खुला और एक दाढ़ी वाला आदमी अंदर आया। हमारे राज्य के नागरिकों को हमारे विजेता के बारे में बताओ, उनसे कहो कि वे हमारे स्थान के सामने आए, मैं उन्हें उस व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसने हमारे राज्य को बचाया और हमारे नए सेनापति से। राजा ने खोजे से कहा। हाँ महाराज ने कहा और पीछे मुड़कर चला गया। राजा ने खोजे को जाते हुए देखा, फिर उसने अपनी नजर दक्ष पर डाली। आपकी महान उपलब्धियों के पुरस्कार स्वरूप आज से आप हमारे राज्य के सेनापति होंगे, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे नागरिकों के सामने एक नायक के रूप में पेश करेंगे, लेकिन मुझे एक आर्मी जनरल बना देंगे। हालांकि यह योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा। उसने बस सम्मान पूर्वक अपना सिर हिलाया। मैं इस अनुग्रह के लिए महामहिम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, दक्ष ने कहा। राजा ने उसे बैठने के लिए कहा। शाही महल के मंत्रियों के बीच एक खाली सीट पाकर दक्ष बैठ गया। खोजे ने पूरे शाही शहर में घोषणा को फैलाने की व्यवस्था की थी। शहर में जश्न का माहौल था, क्योंकि लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि मर चुके थे। घोषणा के बारे में सुनने के लिए लोग अपने घरों से शाही महल की ओर जाने लगे। रानकन रानकन राकन रानकन राजा सिंहासन पर बैठा सोच रहा था कि क्या उसे दक्ष को दक्षिणी सीमा पर
पर लड़ने के लिए भेजना चाहिए ताकि उनकी सेना को जीतने का बेहतर मौका मिल सके, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि सुनाई साम्राज्य फिर से ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसे सावधान रहने और शहर को सुरक्षित रखने के लिए शाही शहर के भीतर एक मजबूत व्यक्ति को रखने की जरूरत थी। मंत्री वांग हम ने वर्मिलियन को रॉयल सिटी पर हमले के बारे में सूचित करने के लिए एक पत्र भेजा था। उन्हें जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक और संदेश भेजे और उन्हें बताएं कि रॉयल सिटी सुरक्षित है, उन्हें वापस आने या यहाँ कोई सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है। उनसे कहो कि वे अपना पूरा युद्ध जीतने पर लगाएं। राजा ने अपने एक मंत्री से कहा। अल्पविराम मंत्री राजा से अनुमति लेकर उठकर सभागृह से बाहर चले गए। तारांकित बाहर इंतजार कर रहे हैं। खोजे ने राजा से कहा ओ तो फिर चलो। राजा ने खड़े होकर कहा। राजा के बाद मंत्री भी खड़े हो गए। दक्ष भी उनके पीछे खड़ा हो गया। वे सभी राजा के पीछे चले गए और शाही महल की बालकनी में चले गए जहां राजा भाषण देने वाले थे। राजा बालकनी में आगे की ओर खड़ा था। दक्ष और अन्य मंत्री उसके पीछे खड़े थे। मेरे गौरवशाली अक्ष साम्राज्य के नागरिकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, हमारे शाही शहर पर आज दुष्ट सुनाई साम्राज्य द्वारा हमला किया गया था, जिसने हम पर पीछे से हमला करने का फैसला किया था। उन मूर्खों में इन चालों का उपयोग करने के बजाय सामने से बहादुर लोगों की तरह लड़ने की हिम्मत नहीं है। राजा ने बोलना शुरू किया। इस अप्रत्याशित युद्ध में हमने अपने कई बहादुर सैनिकों को खो दिया, लेकिन मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम उनमें से हर एक को मार गिराने में सक्षम थे। हमारा शाही शहर पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे शहर को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा हिस्सा केवल और केवल एक व्यक्ति को जाता है। मैं उसे आप सभी से मिलवा चाहता हूं और कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा। वह दक्ष को आमंत्रित करने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उसे याद आया कि यह उसका असली नाम नहीं था। लंगा, ठीक है, ये नाम तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए बनाया गया था। मुझे तुम्हें फू चेन कहकर बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा। ये ठीक है महाराज, मुझे दक्ष ज्यादा पसंद है। इतने सालों में यह मेरी पहचान बन गई है। हर कोई मुझे इसी नाम से जानता है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसी नाम से बुलाएं। दक्ष ने शांति से जवाब दिया। ठीक है दक्ष, आगे आओ। राजा ने दक्ष से कहा। आगे बढ़कर दक्ष राजा के पास खड़ा हो गया। ये सब दक्ष की वजह से संभव हुआ, जिसने बहादुरी से सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को हराया और वो मार डाला। मुझे यकीन है कि आप सभी उसे पहचानते हैं। हमने वास्तव में इन सभी वर्षों में उसके साथ बुरा किया, लेकिन आज का दिन हमें एक मूल्यवान सबक देता है। यदि एक व्यक्ति बुरा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका बेटा भी बुरा होगा। उसका पिता एक गद्दार था, लेकिन दक्ष आज रात हमारा उद्धारकर्ता साबित हुआ। राजा ने घोषणा की। नागरिकों को इस बात का बुरा लगा कि उन्होंने दक्ष के साथ सा व्यवहार किया। वे सब नीचे देखते रहे, मन ही मन दक्ष से माफी मांगी और इतना सब होने के बावजूद उनकी रक्षा करने के लिए उसका धन्यवाद किया। उसकी वीरतापूर्ण उपलब्धि को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है वह अक्ष सेना का सेनापति होगा जो शाही शहर को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा। राजा ने अपने नागरिकों की ओर देखते हुए घोषणा की। अल्पविराम जैसे ही उसने घोषणा पूरी की, सभी लोग जका करने लगे और दक्ष की प्रशंसा करने लगे, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि दक्ष बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से वह इस बात से खुश था कि इंसान कितने चंचल होते हैं। एक पल वे एक बच्चे को उसके पिता के पाप के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, जबकि अगले ही पल वे उसकी तारीफ कर रहे थे। इस सब में एकमात्र स्थिरता ये थी कि इंसानों में कोई स्थिरता नहीं थी। राजा ने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाते हुए घोषणा की कि मुझे यकीन है कि हमारे नए जनरल दक्ष रॉयल सिटी को किसी भी खतरे से सुरक्षित रखेंगे, जबकि हमारी सेना हमारे लिए युद्ध जीतेगी। खुशी के नारे के बीच वह वापस मुड़ा और सभी के साथ महल के अंदर चला गया। मैंने सुना है कि तुम किसी झोपड़ी में रुके थे। जब तक हम तुम्हारे लिए कोई बेहतर जगह का इंतजाम नहीं कर लेते, तुम हमारे महल में रह सकते हो। जाओ और आराम करो। राजा ने दक्ष से कहा। जब वे साथ रहे थे, उसने खोजे की तरफ देखा और कहा, खोजे, उसे रास्ता दिखाओ। हाँ महाराज, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं माफी मांगता हूँ। हम राजा ने अपना सिर हिलाया। दक्ष को हिजड़े के साथ जाते हुए देखा। राजा भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। नपुंसक दक्ष को एक आलीशान कमरे में ले गया। यहीं पर तुम रहोगी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम गार्ड को बता सकती हो। उसने वापस जाने से पहले दक्ष से कहा। रुको। दक्ष ने नपुंसक को जाते हुए देखकर आवाज लगाई। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं शायद पूरा दिन सोता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब तक महामहिम मुझे नहीं बुलाते तब तक कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। उसने कमरे में प्रवेश करने और दरवाजा बंद करने से पहले हिजड़े से कहा। अल्पविराम तारांकित दक्ष बिस्तर पर गिर पड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। कल मैं अक्ष साम्राज्य का राजा बन जाऊंगा। दक्ष ने ऐसे कहा जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। हालांकि मुझे राज्य अभिषेक में देरी करनी होगी। जुन, जब मेरा राज्याभिषेक हो जाएगा तब मुकदमा पूरा माना जाना चाहिए, है ना? उसने जुन से पूछा। नहीं, ये तब होता है जब आप राजा बन जाते हैं। राज्याभिषेक एक पूरी तरह से अलग मामला है। जब आप आधिकारिक रूप से राजा बन जाते हैं तो परीक्षण पूरा हो जाएगा, क्योंकि राज्याभिषेक
केवल एक औपचारिकता होगी। जून ने दक्ष को बताया, ये परेशानी वाली बात है, क्या मैं राजा बनने के बाद 2 महीने तक यहाँ रह सकता हूँ? मुझे वास्तव में यहाँ अपना कार्य पूरा करना है। दक्ष ने जून से पूछा। वह यहाँ लंबे समय तक रहने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी योजना अक्ष साम्राज्य का राजा बनने के साथ समाप्त नहीं हुई थी। 2 महीने, जून ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, ये तभी संभव है जब आप रक्तवंश मंदिर के लिए अनुरोध करें। मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक कुछ सुना जाएगा। यह अच्छी बात है, मेरे लिए 2 महीने काफी होंगे। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और सोचो जैसे कि तुम रक्तवंश मंदिर से बात कर रहे हो और उसकी कामना करो। मैं जाकर देखूंगी कि क्या ऐसा हुआ है। उसने गायब होने से पहले दक्ष से कहा। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके निर्देशों का पालन किया। उसने काम पूरा होने के बाद जून के वापस आने का इंतजार किया ताकि वह उसे बता सके कि यह काम हुआ या नहीं। हालांकि जून नहीं आई। उसे बार बार बुलाने के बावजूद उसे कोई जवाब नहीं मिला। थककर उसने हार मान अल्पविराम, जब उसे यकीन हो जाएगा तो वह खुद ही वापस आ जाएगी। वैसे भी यह काम कर जाना चाहिए था। उसने आराम करने से पहले बुदा या वह कुछ भी करने से पहले रात का इंतजार करना चाहता था। अब कुछ भी करना बेकार था। उसने अब थोड़ा आराम करने का फैसला किया क्योंकि उसे आलस आ रहा था। वह कमरे में आंखें बंद करके बैठा रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह समय बीतने का इंतजार करता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही रात हो गई। दक्ष को एक रत्ती भी नींद नहीं मिली थी और जून वापस नहीं आई थी। वह उठ खड़ा हुआ और बिस्तर से उतर गया, लेकिन तभी उसने जूनन के शब्द सुने, आप मुकदमा समाप्त होने के बाद 50 दिनों तक यहाँ रह सकते हैं। उसने उसके पास आए बिना कहा, ये जानकर अच्छा लगा, अब मैं अधिक आश्वस्त हो सकता हूँ। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपने कमरे से गायब हो गया और राजा के कमरे के पास एक दालान में प्रकट हुआ। इधर उधर देखने पर उसे राजा के कमरे के सामने एक खड़ा मिला ने दक्ष को अचानक से आते नहीं देखा। उसे लगा कि दक्ष वहां चलकर आया है। मास्टर चिन, क्या आप महामहिम से मिलना चाहते हैं? शायद अब तक वे सो चुके होंगे, आपको कल आना चाहिए, गार्ड ने दक्ष से सम्मान पूर्वक कहा, क्योंकि वह जनरल था। हाँ, मैं उससे मिलने आया हूँ, लेकिन मैं उससे बात करने नहीं आया हूँ। दक्ष ने धीरे धीरे गार्ड के करीब जाते हुए कहा। अल्पविराम, उसके पास दोनों तलवारें नहीं थी, उसकी पीठ पर केवल समय की तलवार थी। आपके कंधे पर कुछ है? उसने चिल्लाते हुए अपना हाथ के कंधे की ओर बढ़ाया। ने उसके कंधे की ओर देखा। उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि दक्ष ने उसके कंधों के बजाय उसकी गर्दन पकड़ ली थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, दक्ष ने उसकी गर्दन कुचल दी, जिससे वह तुरंत मर गया। राजा के कमरे का दरवाजा खोलकर दक्ष ने गार्ड को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने शव को प्रवेश द्वार के पास जमीन पर छोड़ दिया और राजा के पास चला गया, जो अभी भी शांति से सो रहा था। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वह राजा जो सब कुछ होते हुए भी सोता रहा। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपनी काली जंग लगी तलवार को अपनी पीठ पर म्यान से बाहर निकाला और राजा पर निशाना साधा। शांति से आराम करो, उसने बड़बड़ा हुए कहा और राजा का सिर काट दिया। इससे पहेली का आखिरी टुकड़ा खत्म हो गया। एक और दिन और यह खत्म हो जाएगा। दक्ष ने बड़बड़ा हुए राजा के शव को बिस्तर से नीचे खींच लिया और उसे गार्ड के शव के साथ एक चादर में लपेट दिया। उसने उसे आग पर रख दिया और उसे लेते हुए देखा, क्योंकि शव उसकी आंखों के सामने राख में बदल गए। राख को साफ करने के बाद उसने राजा की अलमारी खोली और उसके कपड़े पहन लिए। फिर उसने शरारत का मुखौटा लगाकर अपने कपड़े बदल लिए ताकि वह स्वयं राजा जैसा लगे। काम पूरा होने के बाद वह बिस्तर पर लेट गया और दिन का इंतजार करने लगा। तारानगर हुए दक्ष अपने कमरे से बाहर निकला और रॉयल हॉल की ओर चला गया। वह राजा की तरह चलते हुए राजभवन में दाखिल हुआ। उन्होंने वहां बैठे सभी मंत्रियों की ओर देखा। सबको मुझे पता चला है कि मेरे सभी बेटे मर चुके हैं। मेरा मानना है कि सुनाई साम्राज्य ने उन्हें मारने के लिए हत्यारे भेजे थे, लेकिन वे मुझे नहीं मार सके और दक्ष द्वारा उनकी सेना को मारे जाने की खबर लेकर भाग गए। दक्ष ने सभी को चौंका हुए घोषणा की, चुप रहो, उन्होंने गरजते हुए कहा। जब उन्होंने मंत्रियों का शोर सुना जो हैरान थे, केवल एक ही राजकुमार बचा है और आप जानते हैं कि वह कौन है? वह व्यक्ति जिसने अपने भाइयों को मारने की कोशिश की थी। मैं नहीं चाहता कि राजगद्दी उसके पास जाए, क्योंकि उसके जैसे किसी व्यक्ति का राजा बनना राज्य के लिए बुरा होगा। हालांकि मैं राजा का चयन किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, दक्ष ने कहा। जब मंत्रियों ने राजा की ओर देखा तो वह मुस्कुराए। दक्ष ने राज्य को बचाया, उसके बिना मैं आज जीवित नहीं होता। मुझे विश्वास है कि वह राज्य को सुरक्षित रख सकता है। हमने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसके बावजूद वह अभी भी अपने राज्य से प्यार करता है। उसने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जो उससे नफरत करते थे। वह अगला राजा बनने के लिए एकदम सही विकल्प है। आप सब क्या कहते हैं? उसने मंत्रियों से पूछा। अल्पविराम, लेकिन महाराज वह शाही वंश का नहीं है। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस राज्य के शीर्ष पर आपके वंश का अंत हो जाएगा? सबसे बड़ा राजकुमार शासक के रूप में आपके वंश को आगे बढ़ा सकता है। मंत्रियों में से एक ने सुझाव दिया। हाँ महाराज, यदि आप उन्हें शीर्ष पर नहीं रखना चाहते तो आप कोई दूसरा उत्तराधिकारी भी बना सकते हैं। आपको फिर भी बच्चा पैदा करने का अधिकार
अधिकार होना चाहिए। एक अन्य मंत्री ने सुझाव दिया, रक्त का बंधन क्षणभंगुर है लेकिन राज्य शाश्वत है। मैं नहीं चाहता कि मेरा राज्य मेरे सबसे बड़े बेटे के हाथों में चला जाए। जहां तक दूसरे बेटे की बात है, मैं अपनी क्षमताओं को जानता हूं, यह अब मेरे लिए संभव नहीं है। जहां तक मेरे स्वास्थ्य का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस राज्य का बोझ और उठा पाऊं। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, मैं अपने युवा दिनों को फिर से जीने के लिए एक आखिरी बार युद्ध के लिए अग्रिम मोर्चे पर जाना चाहता हूं। यह अंतिम समय है। दक्ष नया राजा होगा। दक्ष ने घोषणा की, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाऊंगा और खुद ही उनका राज्याभिषेक करूंगा क्योंकि समय अच्छा नहीं है। उसके बाद मैं खुद ही चला जाऊंगा। मेरे लिए अग्रिम मोर्चे पर जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करें। मैं कुछ ही घंटों में निकल जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा, महाराज क्या आप सचमुच इस बात पर आश्वस्त है? आपको फिर से सोचना चाहिए। मंत्रियों ने विनती की, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, यह अंतिम है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह मेरा आदेश है, पूरे राज्य में इसकी घोषणा करो। मैं अग्रिम मोर्चे पर जा रहा हूँ और आज से दक्ष तुम्हारा नया राजा होगा। मैं चाहता हूँ कि पूरे राज्य में इसकी घोषणा हो। उसने सभी को शक्ति से कहा, हाँ महाराज, हम आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे। चूंकि राजा बहुत अड़े हुए थे इसलिए मंत्री सहमत हो गए। परिवहन मंत्री ने राजा से कहा, चूंकि आप जा रहे हैं इसलिए मैं आपको ले जाने के लिए एक छोटी सेना की व्यवस्था करूंगा क्योंकि हमारे राज्य में अधिक लोग नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस एक घोड़ा चाहिए और कुछ नहीं। मैं अपने राज्य में ही अपना ख्याल रख सकता हूँ। जहाँ तक सेना की बात है, दक्षिणी सीमा पर बहुत सारी सेना है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मंत्रियों ने अनिच्छा से सुझाव पर सहमति व्यक्त की और तैयारियां शुरू हो गई। अल्पविराम पूरे राज्य में इस फरमान की घोषणा की गई। जिसने भी इसे सुना वह चौंक गया। दक्ष को नया राजा बनाया गया क्योंकि राजा ने उसके लिए राजगद्दी त्याग दी थी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, दक्ष मंत्रियों के साथ हॉल से बाहर निकला और उस कमरे में चला गया जो उसे सौंपा गया था। आप बाहर ही रहे, अंदर जाकर उसे मुकुट दे दूंगा, दक्ष ने मंत्रियों से कहा और फिर अपने कमरे का दरवाजा खोला जिसे उसने जानबूझकर खुला छोड़ दिया था क्योंकि वह जानता था कि वह इसे अंदर से नहीं खोल पाएगा। हालांकि उसे बाहर से पता था कि कमरा खाली है। वह कमरे में दाखिल हुआ और ने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपने सिर से मुकुट उतारकर उसे बिस्तर पर उन तलवारों के पास रख दिया जिन्हें उसने असली राजा को मारने के बाद रख लिया था। वह अपना मुकुट उतारे बिना ही कमरे से बाहर चला गया। ये हो गया। वह अभी भी थका हुआ लग रहा है, अब उसे परेशान मत करो, उन्होंने जाने से पहले मंत्रियों से कहा। मंत्रीगण भी उसके पीछे चलने लगे। क्या घोड़े व्यवस्थित हो गए हैं? दक्ष ने बाहर निकलते हुए मंत्रियों से पूछा। हाँ महाराज, मंत्रियों ने उत्तर दिया। अब मुझे महाराज मत कहो, मैं अब राजा नहीं हूँ। वैसे भी राज्य के बोझ से मुक्त होना अच्छा लगता है। अब मैं फिर से एक युवा योद्धा की तरह महसूस करता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा। वह महल से बाहर निकला और अपने घोड़े पर बैठकर चला गया। जब वह रॉयल सिटी के दक्षिणी निकास की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि सड़क के दोनों ओर नागरिक उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। अल्पविराम महामहिम बहुत महान है, वे राज्य के लिए अकेले ही लड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वंश के बारे में सोचे बिना या लालच किए बिना एक काम आदमी को सिंहासन दे दिया। ये सही है, यह एक सच्चा राजा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वह हमारा राजा है। महामहिम अमर रहे, महामहिम अमर रहे, महामहिम अमर रहे, महामहिम अमर रहे। नागरिकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। नागरिकों के जयकारों के बीच दक्ष राज्य से बाहर निकल गया। राज्य से बहुत दूर जाकर वह दौड़ते घोड़ों से नीचे कूद गया और जमीन पर आ गिरा। उसने चारों ओर देखा और जब पूरी जगह खाली पाई तो उसने अपने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करके एक स्थानिक पोर्टल बनाया जिसका आकार एक दरवाजे जैसा था। तारांकित नकन शाही खोजे ने दक्ष के कमरे में जाकर, जो कि नया राजा था, उससे रात्रि भोजन के लिए उसकी पसंद के भोजन के बारे में पूछा। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लगता है मुझे उसे परेशान करना पड़ेगा, अंदर जाना ठीक रहेगा, हिजड़े ने बड़बड़ा हुए कहा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अल्पविराम, हम वह कहाँ है? जब उसने कमरा खाली पाया तो वह बुदबुदा आया। तभी उसके सामने एक सफेद स्थानिक पोर्टल प्रकट हुआ और दक्ष ने अंदर कदम रखा, अभी भी राजा की तरह कपड़े पहने हुए, और उसके चेहरे पर महाराज। हिजड़े ने दक्ष को देखते ही कहा, तारक महत का उल्टा खड़ा हुआ है। आह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दक्ष ने आश्चर्य से कहा क्योंकि उसके पीछे का पोर्टल गायब हो गया था। ये बात संदिग्ध लगने पर हिजड़े ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। आह, तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था, मैंने सभी को बाहर रहने के लिए कहा था। है ना, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और वह हिजड़े के पीछे चला गया। उसने अपने दाहिने हाथ से उस आदमी की अगली टांग पकड़ ली और उसे कुचल दिया जिससे वह खोजे की तुरंत मौत हो गई। उसने खोजे को छोड़ दिया और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसने अपने कपड़े बदले और अपने मूल वस्त्र पहन लिए। उसने अपना चेहरा भी बदल लिया जिससे राज्य के लोग उसे पहचानते थे। तैयार होने के बाद उसने जमीन पर पड़ी लाश को देखा। गार्ड्स, वह चिल्लाया। जैसे ही दो अंदर आए उसके कमरे का दरवाजा खुल गया। तुम क्या कर रही थे? इस कमीने नपुंसक ने मुझे मारने की कोशिश की क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था कि मैं राजा हूँ। क्या तुम इसी तरह अपना कर्तव्य
निभाते हो, अगर मैं सतर्क ना होता तो अब तक मर चुका होता। जाओ, उसे घसीटकर बाहर ले आओ और मेरी अनुमति के बिना किसी और को अंदर मत आने दो, उसने पहरेदार से कहा और जो कुछ हुआ उसके लिए बहाना बनाते हुए अपने बिस्तर पर वापस चला गया। पहरेदार ने उससे खूब माफी मांगी और फिर शव को बाहर खींचकर अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वे अपने पीछे दरवाजा बंद करना नहीं भूले। अल्पविराम आराम से बिस्तर पर बैठे हुए दक्ष खुशी से मुस्कुराया। अब परीक्षण पूरा हो जाना चाहिए है ना, दक्ष ने जून से पूछा जो अभी भी ब्लड लाइन मंदिर के अंदर था। जून रक्त मंदिर के अंदर खड़ा था जो उस समय चमक रहा था। लगता है उसने मुकदमा पूरा कर लिया है, वह बहुत तेज था। मुझे सच में लगा था कि जब वह यहाँ आएगा तो उसे सालों लगेंगे। उसने मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया। मुझे आश्चर्य है कि उसने क्या किया, मुझे यहाँ से जाने के बाद देखना होगा। जून ने बड़बड़ाते हुए ब्लड लाइन मंदिर की दीवारों की ओर देखा जहाँ कुछ शब्द आकार ले रहे थे। तीसरा परीक्षण समाप्त होने के बाद से भविष्यवाणी का दूसरा भाग सामने आ रहा है। अच्छा, बस कुछ और यह पूरा हो जाएगा। जून ने दीवार की ओर देखते हुए कहा, ब्लड लाइन भविष्यवाणी का पहला भाग पहले से ही हमारे पास है। मुझे आश्चर्य है कि दूसरा भाग क्या होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके 3 या उससे ज्यादा भाग होने चाहिए। ब्लड लाइन और भविष्यवाणी के लिए हमने बहुत मेहनत की है, आखिरकार यह पूरा होने के करीब है, उसने कहा और दीवार की ओर बढ़ी जहां शब्दों ने आकार लेना समाप्त कर दिया था। रक्त का गद्दार, अनंत ज्वालाओं में फंसा हुआ चांद के अंत में एक फीनिक्स का उदय। उसने शब्द पढ़े, खून का गद्दार। क्या यह नसेन के बारे में बात कर रहा है या ये रक्त रेखा के इतिहास के बारे में हो सकता है? अनंत ज्वालाओं में फंसा हुआ फीनिक्स का उदय, यह इंद्रधनुष फीनिक्स हो सकता है जो संभवतः तब प्रकट होगा जब प्राचीन असंख्य जानवर दक्ष के पास प्रकट हुआ है। ये भविष्यवाणी के पहले भाग से बहुत अलग। जून ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, भविष्यवाणी का पहला भाग समझ लिया गया है, दूसरा भाग अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। इसे समझने के लिए मुझे और अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी। जून ने कहा जैसे वह खुद से बात कर रही हो। दीवार पर 10 मिनट से अधिक समय तक अंकित सुनहरे शब्द अंततः धुंधले होने लगे और अंततः गायब हो गए। अंततः शून्य दीवार से अपनी नजरें हटा ली और गायब हो गई। वह दक्ष के पास आए जो 10 मिनट से अधिक समय तक जून को पुकारने के बाद थककर शांति से बिस्तर पर लेटा हुआ था। तीसरा ट्रायल पाने के लिए बधाई, तुमने बहुत बढ़िया किया। जून ने दक्ष की तारीफ की जब वह उसके पास आए। अल्पविराम, तुमने मुझे बहुत थका दिया, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक बुलाया और तुम अब दिखाई दे रहे हो। दक्ष ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं आपके पुरस्कार एकत्र कर रही थी, इसमें समय लगा। जून ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुरस्कार? तुम्हारा मतलब है कि मुझे ब्लड लाइन मंदिर के अंदर पुरस्कार नहीं मिलेंगे? मुझे पिछली बार की तरह यादृच्छिक विकल्पों में से पुरस्कार चुनने की आवश्यकता नहीं होगी? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा, नहीं, वास्तव में आपको अभी भी ऐसा करने की आवश्यकता होगी। आपके अधिकांश पुरस्कार अभी भी ब्लड लाइन मंदिर के अंदर हैं, लेकिन मैं एक लाने में कामयाब रहा जो मुझे लगता है कि आपको इस जगह को छोड़ने से पहले की आवश्यकता होगी। जून ने दक्ष से कहा, ये क्या है? दक्ष ने जून की ओर देखते हुए असमंजस में पूछा, तुम्हें चिंता थी कि तुम्हें वह शरीर छोड़ना पड़ेगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी, है ना? वह इनाम तुम्हें इसमें मदद करेगा। जून ने दक्ष से कहा, एक स्टोरेज रिंग जिसके साथ मैं शरीर को बाहर ले जा सकता हूं। तो क्या हुआ? मैं एक ही समय में 2 शरीरों का उपयोग नहीं कर सकता। मैं अभी भी अपने मुख्य शरीर को प्राथमिकता दूंगा, या यह एक लाश कठपुतली कला हो सकती है जिसके साथ मैं एक मृत शरीर को कठपुतली में बदल सकता हूं जिसे मैं लड़ाई में उपयोग कर सकता हूं। यह इसकी क्षमता को बर्बाद कर देगा। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मुझे मेरे असली शरीर को छोड़े बिना मदद कर सके। एक रास्ता है, झुन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब दक्ष उसके आगे समझाने का इंतजार कर रहा था तो झुन ने हवा से एक छोटी पुस्तिका निकाली और दक्ष को दे दी। पुस्तिका को हाथ में लेकर उसने उसे पढ़ा, अनंत आत्मा स्थानांतरण तकनीक। दक्ष ने बुदबुदाते हुए किताब खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। नहीं तो यही तो तुम्हारा मतलब था, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, उसने किताब पढ़ते हुए आश्चर्य से कहा, यह बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है और इससे आपको एक समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके इस्तेमाल से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जुन ने दक्ष को बताया, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। अगर मुझे लगा कि यह इसके लायक है तो मैं जाने से पहले ये कर लूंगा। दक्ष ने आ भरते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा करोगे। तुम्हें पता है कि यह एक अच्छा विचार है। शून्य ने गायब होने से पहले कहा, अल्पविराम अनंत आत्मा स्थानांतरण तकनीक। दक्ष ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, वह सही कह रही है। अगर यह वैसा ही है जैसा मैं समझ रहा हूं तो मैं कुछ भी नहीं खो रहा हूं। मुझे अभी भी इस बारे में सोचना होगा। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष पूरे दिन अपने कमरे में ही रहा, इस इंतजार में कि उसके राजा बनने की खबर दक्षिणी सीमा सहित हर जगह फैल जाए। अपना समय बर्बाद न करने के लिए उसने खुद को और भी मजबूत बनाने की साधना की। अगली सुबह ही वह बिस्तर से उठा और अपने कमरे से बाहर निकला। महाराज सुप्रभात। जब वह महल के गलियारे से गुजरा तो पहरेदार ने उसका स्वागत राजा की तरह किया। उसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट रखा हुआ था। वह सिंहासन कक्ष में गया जहां मंत्रियों को होना था। उसने पहले ही
ही एक गार्ड को सभी मंत्रियों को संदेश देने के लिए भेज दिया था कि वे दिन के समय यहाँ रहे। हाँ ठीक है, वापस आते समय मुझे मी लियाई को भी यहाँ लाना है, वह अपने बेटे को राजा बनते देखकर हैरान हो जाएगी। उसने अपना जीवन गरीबी में जिया, हर सिक्के के लिए मार खाए। मुझे आश्चर्य है कि जब वह इस राज्य की पूरी संपत्ति की मालिक होगी तो उसे कैसा लगेगा। दक्ष ने सिंहासन कक्ष में प्रवेश करते हुए सोचा। सभी मंत्री उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। अपना सिर ऊंचा करके चलते हुए दक्ष हॉल के अंत में सिंहासन की ओर चला गया। हॉल के अंत में पीछे मुड़कर वह गर्व से बैठ गया। आप बैठ सकते हैं। सिंहासन पर आराम से बैठने के बाद उसने सभी को बैठने का इशारा किया। महाराज, आपने हमें बुलाया है? मंत्रियों ने दक्ष से पूछा। हाँ मैंने किया, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी थी और आप सभी से मिलना था। जैसा कि आप सभी जानते होंगे मैं नया राजा हूँ, मैं आप सभी से लेना चाहता था और आपको कुछ बताना चाहता था। दक्ष ने उत्तर दिया। मंत्रियों ने पूछा महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? बोलने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले दक्ष ने मंत्रियों की ओर देखा। उन्होंने कहा आप जानते हैं कि मैं एक आत्मिक योद्धा हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ बैठना व्यर्थ है। अल्पविराम मुझे युद्ध में शामिल होना है, लेकिन मैं पिछले राजा की तरह अपनी जिम्मेदारी दूसर को देकर नहीं जाऊंगा। मैं एक राजा के रूप में जाऊंगा और सुनाई साम्राज्य को खुद संभालूं। दक्ष ने गर्व से घोषणा की ये दो राज्यों के एकीकरण के लिए अंतिम लड़ाई होगी। हमारे पास शाही शहर में कितने सैनिक हैं? उसने मंत्रियों से पूछा। तुम लड़ना चाहते हो? महाराज, पूर्व राजा हमारे सबसे बड़े विशेषज्ञों के साथ पहले से ही वहां मौजूद है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ रहना चाहिए और कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मंत्री खड़े हो गए और दक्ष को समझाने की कोशिश करने लगे। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। मंत्रीगण कुछ समझ पाने से पहले ही अचंभित हो गए। मंत्री ने उत्तर दिया। रॉयल सिटी में हमारे पास लगभग 100 गार्ड होने चाहिए। अच्छा, तुम मेरे साथ आ रहे हो? गार्ड पीछे रहेंगे और शाही शहर में अनुशासन बनाए रखगा। दक्ष ने घोषणा की। हमारे नागरिकों को ये घोषणा कर दीजिए, हम कल निकलेंगे और पिछले राजा के साथ युद्ध में शामिल होंगे। उन्होंने खड़े होकर रॉयल हॉल छोड़ने से पहले कहा मैं शहर देखने के लिए बाहर जा रहा हूँ। महाराज, मैं आपके साथ चलूंगा, मंत्रियों ने कहा और फिर वे दक्ष के पीछे चल पड़े। दक्ष कुछ सैनिकों और मंत्रियों के साथ शाही महल से बाहर निकल गया। वह शहर में घूमते रहे और नागरिकों के सम्मानपूर्ण अभिवादन का आनंद लेते रहे जो उन्हें महामहिम कहकर संबोधित करते थे। दक्ष शहर के उत्तरी भाग से निकल गया जो कुलीन का स्थान था। वह आम लोगों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और एक निश्चित स्थान पर चला गया जहां वह पहले गया था। अल्पविराम वह इमारत के सामने खड़ा था जहां उसने पहली बार मिलियाई को देखा, जिसने उसे अपना बेटा माना। उसके बिना उसे पता नहीं चलता कि फूचन का घर कहाँ है। मिलिया अपने पीटे हुए शरीर को इस प्लेजर हाउस से बाहर खींच रही थी जहाँ लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए गरीब लोगों को प्रताड़ित करने के लिए पैसे देते थे। महाराज, इस स्थान, राजमंत्री ने असमंजस में बड़बड़ा हुए कहा जब उसने देखा कि दक्ष इमारत की ओर देख रहा है। मैं चाहता हूं कि इस जगह को तुरंत बंद कर दिया जाए। इस जगह को चलाने वाले और गरीब लोगों के रहस्यों का दुरुपयोग करके उनसे पैसे कमाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। दक्ष ने आदेश दिया। लेकिन महाराज, पिछले राजा के आदेश के अनुसार यह व्यवसाय पूरी तरह से कानूनी था। मंत्रियों ने दक्ष को याद दिलाया। मुझे परवाह नहीं कि पिछले राजा ने क्या कहा था। मैं अब राजा हूं और यह मेरा राज्य है। मैं इसे उससे भी बेहतर बनाऊंगा जब यह मुझे मिला था। दक्ष ने सख्ती से कहा जैसी आपकी इच्छा हो, मैं और अधिक सुरक्षा कर्मियों को बुलाऊंगा क्योंकि हमारे पास जो है वह इस प्रतिष्ठान को गिराने के लिए पर्याप्त नहीं है। मंत्री ने कहा और अंततः हार मान ली। आपके पास पर्याप्त लोग नहीं हैं? ठीक है, मैं आपके लिए इसे आसान बना दूंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और प्रतिष्ठान की ओर चल पड़ा। दरवाजा धक्का देकर खोलकर वह अंदर चला गया। महाराज, मंत्रियों ने चिल्लाते हुए गार्डों के साथ दक्ष के पीछे अंदर की ओर दौड़ लग गए। जैसे ही वे सब अंदर गए उन्होंने देखा कि दक्ष इमारत के अंदर की ओर बढ़ रहा है। दक्ष के हाथ में 2 तलवारें थी। उसके दाहिने हाथ में जंग लगी हुई काली भारी तलवार थी जबकि बाएं हाथ में हल्की तलवार थी जिसकी मूठ लाल और धार नीली लग रही थी। गार्डो, इस जगह पर कब्जा कर लो। जो लोग अपने हाथ बांधने से इनकार करते हैं उन्हें तुम मार सकते हो। दक्ष ने बिना पीछे देखे घोषणा की। आगे बढ़ते हुए वह सबसे नजदीक वाले कमरे में पहुंचा और देखा कि एक युवक एक बूढ़े व्यक्ति को पीट रहा था जो पुराने कपड़े पहने हुए लग रहा था। अल्पविराम उस आदमी के करीब जाकर दक्ष ने कहा अच्छा लग रहा है नना। युवक ने पीछे मुड़कर देखा और दक्ष को देखा। दक्ष के हाथ पर मुकुट देखकर उसने उससे नए राजा के रूप में पहचाना जिसके चर्चे पूरे राज्य में थे। आह महाराज, संस्कार, मेरा दिन खराब था इसलिए मैं तनाव दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या आप भी इसके लिए यहाँ हैं? यहाँ आप मेरा समय उपयोग कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप कई चीजों को लेकर तनावग्रस्त होंगे। मैं बस इतना ही कहूंगा, ये तनाव के लिए चमत्कार की तरह काम करता है। आदमी ने दक्ष को चाबुक देते हुए कहा। अपनी पीठ पर म्यान में ज्वलंत बर्फ की तलवार रखते हुए दक्ष ने समय की तलवार को अपने दाहिने हाथ में ले लिया। दक्ष ने चाबुक हाथ में लिया और युवक की ओर देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि आप ने से गरीब लोगों
लोगों को पीटना वाकई अच्छा लगता है? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। बेशक महाराज, यह अद्भुत लगता है, मैं यहाँ कई बार आता हूँ, युवा लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं इस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, है ना? दक्ष ने फिर पूछा। बेशक आप राजा है, आपके पास सबसे ज्यादा दौलत है, इस जगह की हर चीज आपकी है, युवक ने जवाब दिया। उसे समझ नहीं आया कि दक्ष इस तरह क्यों बात कर रहा था। तो फिर तुम मुझसे भी गरीब हो, मुझे तुम्हारे सिद्धांत का परीक्षण तुम पर करने दो और देखो कि क्या इससे मुझे बेहतर महसूस होता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उस आदमी की ओर देखते हुए उसने चाबुक से जमीन पर वार किया। चाबुक हवा में कटते हुए तेज आवाज कर रहा था, ना कि उस युवक को डराने के लिए काफी थी, और वह पीछे हट गया। आह महाराज, कृपया मजाक मत करो, मैं आसानी से डर जाता हूँ, कृपया उस बेचारे पर परीक्षण करें, युवक ने दक्ष से कहा। उसने दक्ष के पीछे मुड़ने और बूढ़े आदमी को कोड़े मारने का इंतजार किया, हालांकि कोड़े के लगते ही उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। महाराज आप क्या कर रहे हैं, युवक ने पूछा। हालांकि दक्ष ने उसकी बात नहीं सुनी और उस आदमी की पीठ पर फिर से कोड़ा मारा। वह व्यक्ति दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा तथा जिस स्थान पर वह गिरा था वहां लाल निशान पड़ गया। तुम सही हो, यह अच्छा लगता है, दक्ष ने हंसते हुए उस युवा लड़के को बार बार कोड़े मारे और हर बर का आनंद लिया। 5 बर के बाद ही वह आदमी बेहोश हो गया। बेवकूफ, दक्ष ने उस युवा लड़के को घूरते हुए कहा। उसने उस आदमी पर चाबुक फेंक दिया। तुम यहाँ से भाग जाओ, हम इस जगह को नष्ट कर रहे हैं, उसने उस गरीब बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए गरजते हुए कहा जो उसकी ओर देख रहा था। बूढ़ा आदमी बिना एक भी क्षण बर्बाद किए उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। दक्ष कमरे से बाहर निकलकर अंदर चला गया। मंत्री और कुछ गार्ड उसके साथ रहे, लेकिन ज्यादातर दूसरों को गिरफ्तार करने के लिए अंदर चले गए। जैसे ही दक्ष इस इमारत के अंत के पास पहुंचा, वह आखिरी कमरे में दाखिल हुआ। उस जगह के बाकी सभी लोग पहले से ही गिरफ्तार थे। वह आखिरी कमरे में गया तो देखा कि वहां एक गार्ड घुटनों के बल लेटा हुआ है। तुम कमीने, मेरे पास सभी जरूरी अनुमतियां हैं, तुम मुझे ये बताने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि मुझे अपना व्यवसाय चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया है? एक बूढ़ा आदमी गार्ड के सामने खड़ा होकर उसे नीचे देखता हुआ बोला। एक शाही रक्षक पर हमला करना यह मौत के लायक अपराध है, तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, दक्ष ने कहा और उसने अपनी चाल की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत बूढ़े आदमी के पीछे आ गया, इससे पहले कि वह आदमी कुछ प्रतिक्रिया दे पाता। दक्ष ने अपनी भारी तलवार घुमाई और उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। ये सभी लोग होने चाहिए जब तक कि कोई छिपा हुआ कमरा ना हो, उन सभी को जेल ले जाओ, मैं 1 सप्ताह के बाद उनकी दलील सुनूंगा, दक्ष ने कहा और फिर वह वापस मुड़ा और वहां से चला गया। अंततः उस स्थान पर वापस जाने से पहले वह पूरे शहर में घूमता रहा। अपने कमरे में प्रवेश करते हुए उन्होंने साधना शुरू कर दी और मंत्रियों के कल उनके साथ प्रस्थान करने की तैयारी की प्रतीक्षा करने लगे। दिन के उजाले ने दुनिया को ढकने से पहले ही रात सन्नाटे में बीत गई। अपने कमरे से बाहर निकलकर वह 5 मंत्रियों से मिला और उनके साथ जाने से पहले अपने स्पिरिट ईगल को बुलाया। अल्पविराम, दक्ष ने शाही मंत्री के साथ उनकी स्पिरिट ईगल पर यात्रा की। शाही मंत्री को इस बात पर संदेह था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि यह राजा का आदेश था जो उन्होंने सबके सामने दिया था। अगर वह पिछले राजा के साथ होता तो वह इस फैसले का विरोध कर सकता था, लेकिन दक्ष के सामने उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की कि उसने दक्ष को अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मारते देखा था। उसने सुनाई साम्राज्य की पूरी सेना को मार डाला था। किसी व्यक्ति को इस तरह से अपमानित करना कभी भी समझदारी नहीं थी। उसे यकीन था कि अगर उसने नहीं कहा तो दक्ष निसंदेह उसे देशद्रोह जैसे अपराध के लिए मार डालेगा। वह केवल आह भर सकता था और दक्ष के साथ उसकी यात्रा पर जा सकता था। तारांकित के बाद महामहिम ने सिंहासन किसी और को दे दिया है जो शाही वंश का नहीं है। महामहिम, क्या आपको वापस जाने के बाद विरोध नहीं करना चाहिए? चूंकि कोई दूसरा राजकुमार नहीं है इसलिए सिंहासन आपका है, इसे ऐसे किसी और को कैसे दिया जा सकता है? अक्ष साम्राज्य के एक आत्मा योद्धा ने सबसे बड़े राजकुमार से राजकुमार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने की कोशिश करते हुए दक्षिणी सीमा वह जगह थी जहां युद्ध चल रहा था। न केवल किंगडम आर्मी बल्कि फीनिक्स संगठन भी यहां था जो सुनाई किंगडम और ड्रैगन स्क्वाड के खिलाफ लड़ रहा था। उन्हें अभी अभी नए राजा के बारे में जानकारी वाला पत्र मिला था। अल्पविराम, मैंने कभी राजतिलक की इच्छा नहीं की। यदि पिताजी ने दक्ष नामक इस नए व्यक्ति को चुना है तो उन्होंने अवश्य ही इस व्यक्ति में कुछ अग्रणी गुण देखे होंगे। सबसे बड़े राजकुमार ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, मुझे पिताजी की ज्यादा चिंता है, उन्होंने अपने प्यारे बेटों को खो दिया, वे बहुत तनाव में होंगे। वह यहाँ आ रहा है ना, उसे जल्द ही यहाँ आ जाना चाहिए, हम मिलकर उससे लड़ सकते हैं, उसके साथ अपने रिश्ते सुधारने का यह अच्छा समय हो सकता है। आत्मा योद्धा ने शांत स्वर में कहा। स्पिरिट वॉरियर फीनिक्स संगठन का एक सदस्य था जो युद्ध में घायल हो गया था। उसका इलाज सीमावर्ती शहर में चल रहा था। सबसे बड़ा राजकुमार घायलों से मिलने के लिए वहां आया था। जब उसने इस स्पिरिट वॉरियर को देखा और उसे अपना पुराना दोस्त माना जिसे वह राजकुमार के समय से जानता था। हाँ, मैंने संदेश पढ़ा है, वह अब युद्ध में शामिल होने आ रहा है।
क्योंकि उसने राजगद्दी किसी और को सौंप दी है। सबसे बड़े राजकुमार ने बड़बड़ा हुए कहा, उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था, हालांकि मुझे उम्मीद है कि कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। सबसे बड़े राजकुमार ने अपने पीछे देखा, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई। तभी एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ अंदर भागा, महामहिम यहाँ है, पिताजी यहाँ है। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा और वह अपने पिता को देखने के लिए बाहर भागा। जब वह अन्य लोगों के साथ वहां से जा रहा था तो उसने देखा कि एक बड़ी भीड़ एक व्यक्ति को घेरे खड़ी है। भीड़ बार बार हटती रही ताकि सबसे बड़े राजकुमार को जाने के लिए जगह मिल सके। सबसे बड़ा राजकुमार अपने पिता को देखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वह सामने पहुंचा उसने शाही मंत्री को देखा। शाही मंत्री के पास एक छोटा लड़का खड़ा था जो शाही मुकुट पहने हुए था। अल्पविराम दक्ष नया राजा। सबसे बड़े राजकुमार ने बड़बड़ा हुआ कहा, क्योंकि उसने दक्ष को उसी व्यक्ति के रूप में पहचाना था जिससे वह पहले मिल चुका था। दक्ष उसकी नजर में वही व्यक्ति था जो अपनी माँ के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आया था। उसने दक्ष से सिर्फ एक बार बात की थी, उसके बाद उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। वह सोच रहा था कि दक्ष और उसकी माँ ज्यादातर समय अपने कमरे के अंदर ही क्यों रहते हैं। अब जब वह दक्ष को अपने सामने देख रहा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह इस शहर को कब छोड़कर गया था, वह वापस कब गया। क्या पिताजी अभी तक नहीं आए? उसने पास खड़े एक सैनिक से पूछा। नहीं महाराज, आपके पिता अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, नया राजा अभी अभी आया है। सैनिक ने उत्तर दिया। पूर्व राजा कहाँ है? मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, उसने ये राज्य मुझे दे दिया और दुश्मनों से लड़ने के लिए चला गया। उसने मुझे शाही शहर के अंदर रहने के लिए कहा था, इसके बावजूद मैं एक राजा के रूप में युद्ध में शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ। वह कहाँ है? दक्ष ने पुरुषों से पूछा। महाराज, पिछला राजा अभी तक यहाँ नहीं आया है, सैनिकों ने उत्तर दिया। वह नहीं है, वह रास्ते में हो सकता है, वह कहीं रुका होगा। मैं सीमा की स्थिति के बारे में जानकारी चाहता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, दक्ष ने कहा और सबसे बड़े राजकुमार की ओर इशारा किया से पहले कि वह दक्षिण की ओर चले जहाँ सीमा थी। सबसे बड़े राजकुमार दक्ष के पास गए और उसका अभिवादन किया। औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले भी मिल चुके हैं, भले ही मैं राजा हूँ फिर भी तुम मेरे साथ दोस्त की तरह व्यवहार कर सकते हो। वैसे वर्मिलियन और बाकी सामान कहाँ है? दक्ष ने सबसे बड़े राजकुमार से पूछा। मास्टर, वर्मिलियन और अन्य लोग सीमा पर है, दुश्मनों को नष्ट करने की कोशिश करते हुए जगह की रखवाली कर रहे हैं, हालांकि हम एक गतिरोध पर हैं, सबसे बड़े राजकुमार ने दक्ष को बताया। अल्पविराम, बेशक आप गतिरोध में होंगे, वे आपको विलंबित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी मुख्य योजना उनकी दूसरी सेना थी। वे शायद नहीं जानते कि मैंने रॉयल सिटी पर हमला करने वाली उनकी सेना को नष्ट कर दिया है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए लापरवाही से जवाब दिया, शायद यही बात है, हालांकि उनका बचाव ठोस है, हमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मास्टर वर्मिलियन भी कुछ नहीं कर पाए हैं, सबसे बड़े राजकुमार ने आभरते हुए कहा। चिंता मत करो, अब जब मैं यहाँ हूँ तो युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, वैसे भी मेरे पास इसे आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मंत्री वांग, आप यहीं से शुरुआत करें, मैं लड़ाई खत्म करने के लिए आगे जा रहा हूँ, उसने शाही मंत्री से कहा और फिर अपने स्पिरिट ईगल को बुलाया। आओ, दक्ष ने सबसे बड़े राजकुमार से कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। दक्ष का हाथ पकड़कर सबसे बड़ा राजकुमार स्पिरिट ईगल के ऊपर चढ़ गया। स्पिरिट ईगल सीमा की दिशा में उड़ने लगा। थोड़ी ही दूर तक उड़ने के बाद स्पिरिट ईगल फीनिक्स संगठन के एक समूह के सामने उतरा जहां वर्मियन दूसरों से कुछ कह रहा था। वर्मियन ने दक्ष को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ हाँ हाँ, स्वागत है युवा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे, मैंने सुना है कि तुम हमारे नए राजा बन गए हो, बधाई हो, वर्मियन ने दक्ष से कहा जब वह पास आया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात के लिए है, चलो अभी महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं, मैं ये युद्ध जीतने के लिए यहाँ हूँ, कुछ सेकंड के लिए मेरे साथ आओ, उसने समूह से दूर जाने से पहले वर्मियन से कहा। मैं अभी वापस आऊंगा, वर्मिलियन ने दक्ष का पीछा करने से पहले अपने दस्ते से कहा। दक्ष और वर्मियन साथ साथ चले, हालांकि उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जब वे दूसरों से बहुत दूर पहुंच गए तभी दक्ष ने अपना मुंह खोला। क्या तुम मुझे मेरे पिता के बारे में सच बताओगे या नहीं? असली सच, ना कि वह मंगल अंत सच्चाई जो मैं दूसरों से सुनता रहा हूं, दक्ष ने आ भरते हुए कहा। मैं तुम्हें बता दूं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारे पिता मर चुके हैं, शाही शिक्षक ने ये किया है, उसका तुम्हारे पिता से झगड़ा हुआ था, वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसने इतनी जटिल तरीके से योजना बनाई कि कोई भी सब कुछ समझ नहीं पाया, तुम्हारे पिता को हमारी आंखों के सामने ही मार दिया गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके, यह एक बहुत ही जटिल योजना थी, मुझे अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आया है, मुझे बस इतना पता है कि हमारे पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब हमने राजा को सच्चाई बताई तो उसने भी हम पर विश्वास नहीं किया, ये कहानी हर जगह फैल गई, तुम्हारे पिता को खलनायक बना दिया गया और तुम्हारे परिवार को सजा दी गई, मैंने आपके परिवार की मदद करने की कोशिश जारी रखी और आप लोगों को जीवित रखा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इतना ही कर सका, वर्मिन ने आ भरते हुए कहा। अल्पविराम, तुमने मेरे परिवार की मदद करने की कोशिश
कोशिश की, क्या ये सही है? मैं तुम पर विश्वास करूंगा, बस मुझे बताओ कि तुम हमारी और मदद क्यों नहीं कर सके? तुम्हें कौन रोक रहा था? तुम राज्य के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे, तुम्हें खतरे में नहीं पड़ना चाहिए था, तुमने और कुछ क्यों नहीं किया? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि वह वर्मियन के हमले की आशंका में बचने के लिए तैयार था। तुम राजा की ताकत नहीं जानते, वह बहुत शक्तिशाली है। मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन वह है। अगर मैंने उसके खिलाफ कुछ किया होता तो मेरा परिवार खतरे में पड़ जाता। मैं तुम्हें केवल छाया से बचा सकती थी, क्योंकि राजा शाही शिक्षक के प्रभाव में था। वर्मियन ने भय सिकुड़ते हुए दक्ष से कहा, ये बात तो समझ में आती है, तो शाही शिक्षक के दुश्मनों द्वारा मारे जाने के बाद तुम आजाद हो गए। हालांकि अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन भी करूं, तो जब मैं अपनी मां के साथ तुम्हारे सुझाव के अनुसार शहर से बाहर निकला था तो लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? दक्ष ने दूसरा सवाल पूछा। यह एक अजीब संयोग था। यह वही दिन था जब शाही शिक्षक ने अपने आदमियों को तुम्हें मारने के लिए भेजा था। सौभाग्य से वे तुम्हारी झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही चले गए थे। उन्होंने तुम्हारा पीछा किया और मुझे पता चलने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। वर्मियन ने दक्ष से माफी मांगते हुए कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। ठीक है, अब मैं समझ गया हूं, अब विषय पर वापस आता हूं। यहाँ क्या स्थिति है? उसने वर्मियन से पूछा। स्थिति स्थिर लग रही है। वशून अभी तक युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन मैं भी नहीं। हमारे लोग सुनाई साम्राज्य की रक्षा के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह कठिन साबित हो रहा है। मैं हर चीज पर नजर रख रहा हूं ताकि हमें जो भी अवसर मिले उसका लाभ उठा सकूं। हालांकि हमें कोई अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि वे युद्ध जीतना नहीं चाहते, बल्कि हमें विलंबित करना चाहते हैं। वर्मियन ने आभरते हुए दक्ष से कहा, हाँ, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वे ऐसा क्यों करेंगे। मेरे पास कौन अधिक समय तक टिक सकता है? का खेल खेलने का समय नहीं है। दक्ष ने वापस चलते हुए कहा। अल्पविराम अन्य लोगों के समूह के पास पहुंचकर दक्ष ने एक चौंकाने वाली घोषणा की, हमारी पूरी सेना यहाँ ले आओ, ये हमारा आखिरी हमला होगा। मुझे उम्मीद थी कि इस लड़ाई में लड़ने वाले सब लोग शामिल होंगे, कोई इंतजार नहीं होगा। एक युद्ध, या तो हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। उन्होंने घोषणा की, यहाँ तक कि सबसे बड़े राजकुमार को भी चौंका दिया। लेकिन क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? हमें दुश्मन को कमजोर करना होगा, रणनीति बनानी होगी और फिर युद्ध जीतना होगा। जल्दबाजी करने से युद्ध आसानी से हार सकता है। सबसे बड़े राजकुमार ने अपनी राय देते हुए दक्ष को समझाने की कोशिश की कि यह योजना बहुत जल्दबाजी में बनाई गई थी। मुझे पता है कि यह योजना जल्दबाजी में बनाई गई है, लेकिन ऐसे समय में हमें इसी की जरूरत है। जैसा मैंने कहा वैसा करो, मैं हमें जीत दिलाऊंगा। दक्ष ने जवाब दिया, जैसे आप सोचते हैं कि यह योजना जल्दबाजी में बनाई गई है, दुश्मन भी ऐसा ही सोचेंगे। उन्हें नहीं लगेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वे लापरवाह हो जाएंगे। मौत तक लड़ने के लिए यह बिल्कुल सही समय है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे बड़े राजकुमार ने गहरी सांस ली। क्या हमें पूर्व राजा का इंतजार नहीं करना चाहिए? वह हमारी सेना में एक मजबूत सदस्य होगा और उसे रणनीतियों का अनुभव है। उन्होंने फिर सुझाव दिया। वह देख सकता था कि वह तर्क से दक्ष का मन नहीं बदल पा रहा था, इसलिए वह अपने पिता के आने तक जितना हो सके उसे टालने की कोशिश करने वाला था। पिछला राजा शायद दक्ष को यह समझा सके कि युद्ध में जल्दबाजी करना एक बुरा विचार है। मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता, मैं ये युद्ध जीत रहा हूँ और दो राज्यों को एकीकृत कर रहा हूं। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप वापस जाकर सब कुछ व्यवस्थित नहीं कर लेते मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। मुझे 6 घंटे में हमारी सेना की आवश्यकता है। उसने सड़ते हुए सबसे बड़े राजकुमार से कहा। अल्पविराम कोई विकल्प न होने पर सबसे बड़े राजकुमार ने सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर वे वर्मियन के साथ वहां से चले गए। दक्ष कुछ फीनिक्स संगठन के सदस्यों के साथ रुका था, जो ये देखकर हैरान थे कि दक्ष कितना महत्वाकांक्षी था। वह अभी अभी राजा बना था, लेकिन युद्ध जीतने के तरीके पर विचार करने के बजाय वह पहले से ही 2 राज्यों को एकजुट करने के बारे में सोच रहा था। वे एक महत्वाकांक्षी राजा होने पर कुछ हद तक गर्वित थे, जबकि वे एक ऐसे राजा को पाकर निराश थे जिसकी पूरी रणनीति शत्रु को नष्ट करने के लिए क्रूर शक्ति का प्रयोग करना थी। तारांकित के आने तक इसे टालना चाहिए। हम बहाने बना सकते हैं और उसका सीधा विरोध किए बिना देरी कर सकते हैं। जब वर्मियन और सबसे बड़ा राजकुमार अपने जानवर पर वापस उड़ रहे थे, सबसे बड़ा राजकुमार वर्मियन को देर करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। सबसे बड़े राजकुमार दक्ष की इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहते थे, जिनका पूरा विचार बलपूर्वक अंदर घुसने का था। बड़े राजकुमार, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वह राजा है, अच्छा या बुरा यह उससे तय करना है। नागरिकों के रूप में हम केवल अनुसरण कर सकते हैं। फिर भी मैं आपके सुझाव से सहमत हो सकता था यदि राजा के रूप में कोई अन्य व्यक्ति होता, लेकिन दक्ष नहीं। वर्मियन ने आ भरते हुए उत्तर दिया। ऐसा क्यों? किसी अन्य राजा के लिए ये ठीक होगा, लेकिन दक्ष के लिए नहीं। सबसे बड़े राजकुमार ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। वर्मियन ने सबसे बड़े राजकुमार की ओर देखा और
और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने जवाब देने के लिए अपने होंठ खोले, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह डेमन का बेटा है। इतना ही नहीं बल्कि वह खुद भी खास है। खुद ही सोचिए, हमने जो सुना है उसके अनुसार वह अकेले ही 200 से ज्यादा शीर्ष सुनाई साम्राज्य योद्धाओं को मारने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं बल्कि उसने ये सब आसानी से किया। आप और मैं दोनों जानते हैं कि इस तरह की ताकत एक दिन या एक महीने में हासिल नहीं की जा सकती, इसके लिए सालों की मेहनत लगती है। उन्होंने कहा, जहां तक मैं समझ सकता हूं वह काफी समय से ताकतवर होता जा रहा है। हालांकि उसने अपनी ताकत छिपाए, नागरिकों द्वारा उसे धमकाया और पीटा जाता रहा। हालांकि उसने कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई, वह हमेशा सावधान रहता था, जैसे कि वह सही मौके का इंतजार कर रहा हो। खुद ही सोचिए, क्या इस तरह का आदमी बिना किसी योजना के बल का इस्तेमाल कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा होगा, उसने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तो यही तो तुम्हारा मतलब था, ये तो सही है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। हो सकता है कि उसके पास जीतने की कोई योजना हो। मुझे लगता है कि अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। सबसे बड़े राजकुमार ने सिर हिलाते हुए कहा। अल्पविराम वर्मियन और सबसे बड़े राजकुमार सीमावर्ती शहर में पहुंचे, जहां आधी सेना आराम कर रही थी। उन्होंने घोषणा की कि हर योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो जाए और उनके साथ आए। यहाँ तक कि जो योद्धा थोड़ा घायल था उसे भी उनके साथ आने के लिए कहा गया। आधे घंटे से भी कम समय में शहर के सभी सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो गए। अपने कवच पहनकर वे उचित संरचना में खड़े हो गए तथा सबसे बड़े राजकुमार के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे, जो उनका नेतृत्व कर रहा था। जबकि सबसे बड़े राजकुमार ने सैनिकों की व्यवस्था की, वर्मियन ने फीनिक्स संगठन के सदस्यों को तैयार रहने की व्यवस्था की। जब सभी लोग तैयार हो गए तो वे सभी सीमा की ओर चल पड़े। सीमा दूर थी लेकिन बहुत दूर नहीं थी। उड़ान न भरने के बावजूद सैनिक उस स्थान तक पहुंचने में कामयाब रहे जहां दक्ष और बाकी सेना मौजूद थी। तारनकन तारक महत का उल्टा आ गए हैं तो हम आखिरकार आगे बढ़ सकते हैं। मुझे यकीन है कि वर्मिलियन और सबसे बड़े राजकुमार ने आपको सब कुछ बता दिया है। वैसे भी मैं आपकी आगे की शंकाओं को दूर कर दूंगा। दक्ष ने सेना के सामने खड़े होकर बात करना शुरू किया। अल्पविराम, मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक मूर्ख हूं जो इससे निर्णायक युद्ध बनाते हुए क्रूर बल का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन ये सच नहीं है। भले ही यह एक निर्णायक युद्ध होगा लेकिन ये पूरी योजना नहीं है। हम हमला कर रहे हैं लेकिन ये बिना किसी योजना के नहीं होगा। दक्ष ने सभी के चेहरों को देखते हुए कहा, हमारी योजना ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को मारने की है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और वर्मियन और मैं इसे करेंगे। जहां तक उनकी सेना का सवाल है, इसे फीनिक्स संगठन और आप लोग आसानी से संभाल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, तर्क बहुत सरल है। वर्मियन और मैं उनके बेस पर उड़कर जाएंगे, उन्हें सचेत करेंगे। केवल हम दोनों ही ड्रैगन स्क्वाड से लड़ेंगे। वर्मियन वशुन को तब तक रोके रखेगा जब तक मैं ड्रैगन स्क्वाड के बाकी सदस्यों को खत्म नहीं कर देता, तभी फीनिक्स संगठन के बाकी सदस्य और तुम लोग हमला करोगे। दक्ष ने योजना का संक्षिप्त विवरण देते हुए कहा, चूंकि आप सभी तैयार हैं इसलिए हम इसे अभी शुरू कर। सभी को याद रखना, यह अंतिम लड़ाई है, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो आप दुश्मन को मार देंगे या युद्ध के मैदान में मर जाएंगे, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने सभी से गंभीर स्वर में कहा और सभी को प्रतिद्वंदी से भागने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। अपने स्पिरिट ईगल को पुकारते हुए दक्ष उस पर बैठ गया। वर्मियन भी स्पिरिट ईगल पर बैठा। हालांकि उसका स्पिरिट ईगल दक्ष के स्पिरिट ईगल की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक भयावह लग रहा था। वे दोनों दक्षिण की ओर सुनाई साम्राज्य की दिशा में उड़ने लगे। वर्मिलियन, तुम उड़ सकती हो, है ना? क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत होगी। वर्षु ने अपनी उड़ने की क्षमता तब दिखाई जब उसने और उसके आदमियों ने रॉयल ट्यूटर पर हमला किया। जब वे भाग रहे थे, मुझे यकीन है कि वह इस लड़ाई में इसका इस्तेमाल करेगा। तुम्हें युद्ध जीतने या उसे मारने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्यों को नहीं मार देता तब तक उसे बस रोके रखना। दक्ष ने वश उनसे कहा, जब वे हवा में थे, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यह रणनीति रॉयल ट्यूटर पर हमलों में इस्तेमाल की गई रणनीति के समान लगती है। गुजून ने मुझे व्यस्त रखा जबकि उसके आदमियों ने रॉयल ट्यूटर को मार डाला। यह उस नकाबपोश आदमी की वजह से ही काफी है, उसने रॉयल ट्यूटर को डाला। मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया के उस बदमाश को मारने के लिए उस महान व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। वर्मियन ने आंख भरते हुए कहा, ओह ठीक है, मैंने सुना है कि तुमने बहुत संघर्ष किया। भले ही तुम रॉयल ट्यूटर को नहीं बचा पाए, लेकिन ये सुना गया कि तुमने एक खतरनाक कौशल का उपयोग करते हुए रॉयल ट्यूटर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्या तुम्हें रॉयल ट्यूटर से नफरत नहीं थी? तुम उससे बच जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? दक्ष ने पूछा। यह मेरा कर्तव्य था, साथ ही मैं रॉयल ट्यूटर को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था। यह मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे निश्चित रूप से उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता थी, लेकिन मैं उस आदमी के लिए कभी भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। मैंने उस कौशल का इस्तेमाल किया क्योंकि वह शून्य ने मुझे परेशान किया था। मैं उसे मारना चाहता था और उसे साबित करना चाहता था कि मैं कमजोर नहीं हूँ।
उसने मेरी तुलना तुम्हारे पिता से कई बार की, हमेशा मुझे इस तरह से नीचा दिखाया जैसे कि मैं बेकार हूँ। मैं उससे नफरत करता था और मैं उसे मारना चाहता था, वर्मिन ने सिर हिलाते हुए कहा। तारांकित था। वो शुन और अन्य ड्रैगन स्क्वाड सदस्य एक मैच के चारों ओर बैठे हुए कुछ चर्चा कर रहे थे। हमारी सेना की दूसरी टीम ने बहुत पहले ही अक्षा के शाही शहर में प्रवेश कर लिया होगा। क्या वे वास्तव में असफल हो गए? भले ही वे असफल हो गए हो, लेकिन उनके बारे में कोई अपडेट क्यों नहीं है? ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों में से एक ने पूछा, दूसरी सेना की स्थिति के बारे में चिंतित, जो दक्ष के साथ उत्तर से अक्षा साम्राज्य में प्रवेश करने वाली थी। अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसका केवल दो अर्थ हो सकते हैं, या तो सेना अक्ष साम्राज्य के शाही शहर तक नहीं पहुंची है और वे अभी भी अपने रास्ते पर हैं। दूसरे ड्रैगन दस्ते के सदस्य ने उत्तर दिया, ये कैसे संभव है? क्या घोगे हैं? किसी ने पूछा। बेशक यह एक संभावना है, वे कठिन लड़ाइयां से गुजर रहे होंगे, वे टाल मटोल भी कर सकते हैं, उनके साथ कुछ भी संभव है। दूसरे ड्रैगन स्क्वाड के सद ने सहजता से उत्तर दिया। दूसरी संभावना क्या है? पहले व्यक्ति ने फिर पूछा। दूसरी संभावना यह है कि वे सभी मर चुके हैं, वे सभी मर गए और हमें संदेश भेजने वाला कोई नहीं बचा। दूसरी संभावना यह है कि मिशन विफल हो गया। वशुन ही वह व्यक्ति था जिसने इस बार उत्तर दिया जैसे कि वह कुछ ऐसा कह रहा था जो सभी ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों के लिए सामान्य ज्ञान होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? वे सभी मर चुके हैं, तो हमने अपने संसाधनों और अपने लोगों को इस असफल प्रयास पर बर्बाद कर दिया, जबकि हम दुश्मनों को रोकने की कोशिश में मुर्गियों की तरह यहाँ खड़े रहे। यार, दुश्मन को मारना इस अजीब योजना को अंजाम देने से कहीं ज्यादा तेज होता। पहले ड्रैगन स्क्वाड सदस्य ने कहा। ड्रैगन स्क्वाड के एक सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल एक संभावना है, कुछ भी निश्चित नहीं है। हमें जल्द ही यह खबर भी मिलनी चाहिए कि उन्होंने अक्ष साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है। आशावादी बने रहे। वो शून्य कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले ही थे कि कोई अंदर घुस आया। फीनिक्स संगठन का नेता वर्मिलियन हमारी दिशा में उड़ रहा है, गार्ड ने ड्रैगन स्क्वाड को बताया। हाँ।